जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों ये बहुत बड़ी रहने वाली है, इसलिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साला पेपर छपेगा तो यही से छपेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। सभी लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि रूस की क्रांति कब हुई थी। प्यारे मित्रों, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। रूस की क्रांति हुई थी आपके 1917 में, याद रखेंगे आप सभी। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस 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 रे से रूस, रूस है रूबल, याद ना दोस्तों। रूस है रूस, रूस है रूबल। रूबल क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा, याद रखेंगे। प्यारे मित्रों, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। प्रश्न पूछा जाएगा रूसी क्रांति के नायक कौन है? रूसी जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, उस क्रांति के नायक कौन है? नायक तो नायक याद रखना, नायक जो है नायक लेनिन थे। लेनिन कौन थे प्यारे मित्रों? लेनिन जो है, लेनिन ये रूसी क्रांति के नायक थे। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ठीक है, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, तो चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति तो चीनी क्रांति जो है ना, वो आपके 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी चीनी क्रांति, 1949, याद रखेंगे। तो ये प्रश्न हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है, अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया है, इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पाउंड है। ये आपको याद रखना, मैं कह रहा हूं पुष्पराज झुकेगा नहीं दोस्तों, ठीक है? कान खोल के सुन लीजिएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे, फटाफट ठोक रहे आंसर दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 हो जाएगा प्यारे मित्रों। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोपीय, देखिएगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यूरोपीय संघ की स्थापना याद रखना आप सभी क्या कर देंगे, 1992 में हुई थी। लेकिन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, ये याद रखें। आगे देखिएगा, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चार ऑप्शन में से बताओ जल्दी से। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत। प्यारे मित्रों, भारत हो जाएगा, भारत। ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करिएगा दोस्तों, क्लास महत्वपूर्ण है आपके लिए। फटाफट बताओ इसका आंसर। चार ऑप्शन में से क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। और याद रखें, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके अंग कितने हैं? तो इसके अंग है दोस्तों, इसके अंग प्रमुख बात करें तो इसके 6 अंग है। कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीता परिषद। प्यारे मित्रों, इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें सदस्य तो इसमें 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बनता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है, याद रखें दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र संघ आपको याद होना चाहिए प्यारे मित्रों, याद कर लो। आगे देखिएगा कि जैविक हथियार संधि कब हुई थी? तो जैविक हथियार संधि आपकी हुई थी 1972 में, याद रखेंगे, प्रश्न इंपोर्टेंट है। और इस पर 155 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी जैविक हथियार संधि को क्या कहते हैं? BWC कहते हैं, आपको पता होगा। CWC रासायनिक हथियार संधि 1992 में हुई थी और इस पर 181 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 181 प्लस देशों ने CWC यानी रासायनिक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? आगे देखिएगा, आगे है कि अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक जो वेटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1987 में, याद रखेंगे दोस्तों। 1987 में जो है अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक नामक रिपोर्ट छपी थी। और देखो, इससे पहले आपको पता होगा दोस्तों, आपको पता होगा, क्या पता आपको बताओ जल्दी, क्या पता दोस्तों? 1992 में आपको पता होगा, 1992 में कौन सा सम्मेलन हुआ था प्यारे मित्रों? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जिसको हम रियो सम्मेलन कहते हैं, रियो सम्मेलन। तो रियो सम्मेलन से पहले कौन सी रिपोर्ट छपी थी? अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक वेटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। तो 1992 पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन होता है और इसमें 170 देश शामिल होते हैं और हजारों स्वयंसेवी संगठन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अरे चल रहे चाल। आगे देखो, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF क्या है दोस्तों? WSF की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, क्या है दोस्तों? वर्ल्ड सोशल फोरम। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 2010, 2006, 2004, 2001। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने देखिएगा, शिमला समझौता कई बार, ना जाने कितने बार करवा देता हूं मैं, 3 जुलाई 1972 को हो जाएगा दोस्तों। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था, याद रखेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। और पाकिस्तान के कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। आपके सामने पूछा जाएगा ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता हुआ था आपके 10 जनवरी 1966। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। किस किस के मध्य? भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, आपको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के थे अयूब खान,
ठीक है। और मैं बात करूं इसी समझौते के दौरान जो है, ताशकंद समझौते के दौरान जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1966 को। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ताशकंद समझौता सोवियत संघ ने करवाया था दोस्तों, याद रखें। ताशकंद समझौता जो है, ताशकंद आपको पता, ताशकंद समझौता ताशकंद में हुआ था, और ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तो एक तो ताशकंद समझौता, एक शिमला समझौता, और एक आपको याद रखना फरका समझौता। कौन सा? फरका समझौता, याद रखना फरका समझौता। फरका समझौता भी कह सकते हैं, फरका संधि भी कह सकते हैं। ये फरका समझौता जो है आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों ध्यान रखना आप सभी, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच होता फरका समझौता 1996 में होता है। किस नदी को लेकर? गंगा नदी को लेकर। और एक आपको याद रखना है सिंधु जल संधि। कौन सी संधि? सिंधु जल संधि। यह कब हुई थी? सिंधु जल संधि दोस्तों विश्व बैंक ने करवाई थी। यह हुई थी आपके 1960 में। किस किस के मध्य हुई थी? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी संधि हुई थी? सिंधु जल संधि। याद रखेंगे दोस्तों, विश्व बैंक के सहयोग से यह संधि हुई थी, सिंधु जल संधि। तो ये सब पर्सन आपको याद होने चाहिए। कॉपी के आप पेपर के खोपड़ी का मायने छेद करना दोस्तों अच्छे से, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये हो गया अपना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी, देखिएगा भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, हो जाएगा केरल, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने। अरे आज क्या हो गया इसके, देखिएगा अगले क्वेश्चन देखो, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मैंने बता दिया वैसे, आगे देखो 2015 में कर देना, आप सभी फुल एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले। भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ? तो भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष हुआ था 1999 में। आपको पता है पाकिस्तान और भारत के बीच कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में कश्मीर मुद्दे को लेकर, फिर आपके 1965 में होता है, फिर आपके 1973 में होता है, ठीक है, बांग्लादेश को लेकर, फिर होता है आपके 1999 में कारगिल युद्ध, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य जो कारगिल युद्ध है वो 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अरे यार आज क्या हो गया इसके, देखो डिजिटल बोर्ड भी क्या हैक होने लग गया है क्या? आज चल नहीं रहा आगे। हाँ ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मक्खी परेशान कर रही है, मक्खी 2 मिनट रुक। आगे देखिए, हाँ गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने कहा कि गरीबी हटाओ में, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और इंदिरा हटाओ का नारा दिया था विपक्षी गठबंधन ग्रेड अलायंस ने, याद रखेंगे। देखो अटल बिहारी वाजपेयी दे रखा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा कौन सा दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, याद रखेंगे। प्यारे मित्रों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, भाग्य वधु से प्रतीक्षित भेंट, हाँ भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, हिंदी में भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को यह भाषण दिया गया था दोस्तों। चलो ये हो गया, आपको याद हो गया। चलो ये आगे हो गया, हारा हो गया नहीं हो गया दोस्तों, याद ना सभी, आप सभी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जेपी नारायण ने। किसने दिया था? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान इन्होंने किया था। आगे देखिएगा कि पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? पेरियार के नाम से। 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ईवी रामस्वामी नायकर, ठीक है। आगे देखो, अरे आगे चलो आगे देखिए, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों यहाँ पर बिंदेश्वरी प्रसाद, आपको करना है, मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ओबीसी में 27, आपको पता 27% आरक्षण देने की बात कही। पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि, कौन सी? नागमणि का जो संपादन किया था वो दिया था आपके अमृता प्रीतम ने, ठीक है। अमृता प्रीतम, ध्यान दोस्तों, अमृता प्रीतम कौन थी? तो ये पंजाबी भाषा की, ठीक है, पंजाबी भाषा की सुप्रसिद्ध कवियत्री थी दोस्तों, याद रखेंगे अमृता प्रीतम। और नागमणि नामक जो पत्रिका का संपादन किया था वो अमृता प्रीतम ने किया था, याद रखें दोस्तों। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आगे देखो अगला, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, आगे देखो, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी, क्या करनी? खालिस्तान अपनी भरनी है। 1991 में भारत में, 1991 में, आगे देखो 1991 में भारत ने, आपको पता होगा पोखरण आपके जैसलमेर में पड़ता है, और वहां पर परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि आपके 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में, याद रखें, ठीक है। भारत ने किस संधि का विरोध किया था? इसी संधि का विरोध किया था। चिल्ले में आपको पता है मापू से, कौन सा? मापू से जो है, मापू से नामक जो है मूलवासी रहते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर बल दिया गया था, और पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें अवधि तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना, और इस पर कृषि पर बल दिया गया था। और इसमें अर्थशास्त्री थे, वो कौन थे? के.एन. राज। कौन थे प्यारे मित्रों? के.एन. राज जो है वो अर्थशास्त्री थे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चलती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्री थे पीसी महालनोबिस। चलो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आगे है कि जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, याद रखेंगे आप सभी, राजनीतिक उत्तराधिकारी बने थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है आपके पंजाब राज्य से है। किस राज्य से है? पंजाब राज्य से है। कब चला था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? 1984 में चला था। कब चला था? 1984
से, याद रखना आप सभी। सप्तदलीय गठबंधन का संबंध आपके नेपाल से, किस राज्य से है? नेपाल से दोस्तों। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, आपको पता होगा। चलो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब तो संप्रभु हो गया। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार, तो बर्लिन की जो दीवार है वो शीत युद्ध का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी, याद रखना दोस्तों। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। इसका निर्माण हुआ था 1961 में। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था 1961 में। और याद रखना बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1989 में, 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। इसकी लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक खड़ी रही। आपको ये भी याद ना, ये जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन, ठीक है। चलो ये प्रश्न आपको याद रखना, बर्लिन की दीवार से संबंध। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि लिटे का पूरा नाम लिखिएगा। लिटे का पूरा नाम क्या है? तो लिटे का पूरा नाम है लिबरेशन। क्या है दोस्तों? लिबरेशन। याद रखेंगे आप सभी, लिबरेशन टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ये जो लिटे है ना दोस्तों, लिटे ये आपके जो है आप याद रखेंगे, ये श्रीलंका का संगठन है, ठीक है। श्रीलंका, इसका संबंध किससे है? तो श्रीलंका राज्य से इसका संबंध है, याद रखेंगे लिटे का। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम याद रखना आप सभी, श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। क्या नाम था दोस्तों? श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। और श्रीलंका आजाद कब हुआ था? 1948 में। और आजादी के बाद सफल लोकतंत्र कायम है। और श्रीलंका की जो मूल समस्या वो क्या है? जातीय संघर्ष की। क्या है दोस्तों? जातीय संघर्ष की। और श्रीलंका के जो मूल निवासी है, मूल निवासी वो क्या कहते हैं दोस्तों? अपने आप को सिंगली। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? सिंगली। याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है दोस्तों। आगे दे रखा है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ होता है वो होता है खतरे से आजादी। क्या होता है? खतरे से आजादी। प्यारे मित्रों मैं कह रहा हूं ना, सेकंड स्पीड की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद सेकंड स्पीड से चल रहा हूं। तो खतरे से आजादी जो है वो सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी आप सभी बुनियादी अर्थ होता है। 20वां क्वेश्चन है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद ना आप सभी, नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में हुई थी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आपको पता होगा। आगे देखो साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो साझी संपदा मतलब समूह रूप से देखेगा। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे प्रमुख बात करते हैं संयुक्त परिवार का चूल्हा, ठीक है, संयुक्त परिवार का चूल्हा, संयुक्त परिवार का चूल्हा हो गया प्रमुख। जैसे मैं बात करता हूं आपके सामने नदियां हो गई, नदियां, ये किसके उदाहरण है? ये आपके साझी संपदा के उदाहरण है, याद रखेंगे। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है, याद रखें। आगे देखिएगा भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध, तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। आगे देखो अगला क्वेश्चन, आगे है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग, एक तरीके से योजना, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या करेंगे? रूपरेखा। रूपरेखा तैयार करना, पहले देखो हम कोई भी काम करते हैं तो शेड्यूल बनाते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं कि किस प्रकार से हमें करना, तो ये नियोजन का मतलब प्लानिंग। आगे देखो आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम जुमले का संबंध दोस्तों किससे है? तो आपको पता होगा हरियाणा का विधायक है दोस्तों गयालाल। किससे है? गयालाल से। तो गयालाल से इसका संबंध है, याद रखेंगे दोस्तों। आयाराम यानी दल बदल से इसका संबंध है। चलो दल बदल कर देना। तो ये थे आपके क्वेश्चन, कितने? 24 हुए। हाँ, एक आगे और है आपके सामने, देखो आंसू का पूरा नाम बताओ। आंसू, ये जो आंसू है ना दोस्तों, आंसू, इस आंसू का पूरा नाम पूछा है कि आंसू का पूरा नाम क्या है? प्यारे मित्रों आंसू का पूरा नाम पूछा है आपको। क्या पूछा है? आंसू का पूरा नाम। तो देखो आंसू, आंसू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। याद रखेंगे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1948 में। और इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है असम राज्य से। प्यारे मित्रों याद रखेंगे आप सभी। आगे देखिएगा कमेंट बॉक्स में 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें मिली थी दोस्तों? राजीव गांधी बने थे, आपको पता होगा। कितने सीटें मिली थी दोस्तों? कितने सीटें मिली थी दोस्तों? कितने मिली थी बताओ जल्दी? 415, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये थे हमारे प्रमुख क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रमुख अगली क्लास में। विद्यार्थियों सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2012 में मिला था, याद रखेंगे। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार 2012 में मिला था। यू से यूरोपीय संघ, यू से यूरो इसकी मुद्रा का नाम है। आगे देखिएगा शिमला समझौता बता दिया मैंने, 3 जुलाई 1972 को हुआ था, भारत पाकिस्तान। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण मई 1974 में हुआ था। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण। और आगे देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में। चलो परमाणु अप्रैल संधि 1968 में। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी। चलो दुग्ध क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध क्रांति का संबंध श्वेत क्रांति से है, ठीक है, याद रखेंगे। दूध क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत उत्पादन से, श्वेत क्रांति से, दुग्ध उत्पादन का संबंध। आगे देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे ये मोहम्मद अली जिन्ना। विश्वग्राम की संरचना को क्या कहते हैं? तो विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? वैश्वीकरण। याद रखना आप सभी। वर्ल्ड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे होते हैं? तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12
सितारे होते हैं। कितने सितारे? 12 सितारे। याद रखें, भारतीय जनता पार्टी की एक कैसा दल है? तो भारतीय जनता पार्टी आपको पता है राजनीतिक दल है। चलो ये हो गया। उसी प्रकार से देखो सिक्किम राज्य कब बना था? तो सिक्किम राज्य भारत का 22वां राज्य बना था, 1975 में बना था। याद रखेंगे। आपको पता होगा 1960 में गुजरात महाराष्ट्र बने थे, 1966 में पंजाब से लेकर के हरियाणा हिमाचल प्रदेश बने थे, 1963 में नागालैंड बना था, 1972 में जैसे मेघालय मणिपुर त्रिपुरा बने थे। ठीक है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना बना था, 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश बना था। ठीक है। 2000 में छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड राज्य बने थे। अरे यार याद कर लो यार, याद कर लो। भारत की विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। याद रखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था प्रणाली किस प्रकार की? तो मिश्रित, पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का रूप, मिश्रित रूप है दोस्तों। याद रखें। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतें कितनी थी? 565 रियासतें थी। याद रखें। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, लेकिन इसे पास कब किया, लागू कब किया? 1956 में किया था। याद रखना। ठीक है। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कब बना था? आपको पता होगा 1953 में। चलो देखो, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? तो डीके बरुआ ने। ठीक है। इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा ये नारा दिया था डीके बरुआ ने। आगे देखो अगला क्वेश्चन आगे है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर। ठीक है। आगे देखो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। याद रखेंगे। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी 1978 में। याद रखें। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी दोस्तों। ठीक है। यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो कौन सा क्या है वो आपको बताना था इसमें। चलो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ये थी। अब देखते प्रमुख आगे क्वेश्चन और लिए मैंने आपके सामने। प्रेस सेंसरशिप क्या है दोस्तों? प्रेस सेंसरशिप मोस्ट क्वेश्चन है। प्रेस सेंसरशिप जो है वो क्या है? प्रेस सेंसरशिप। तो उत्तर इसका आपको लिखना है दोस्तों कि अखबार में कोई भी खबर छपने से पहले सरकार से अनुमति लेना ही क्या कहलाएगा? प्रेस सेंसरशिप। याद रखेंगे दोस्तों, अखबार में कोई भी खबर छपने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये जो कहले प्रेस सेंसरशिप, और ये इंदिरा गांधी ने आपको पता लागू किया था। आगे देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में लागू आपातकाल के 2 कारण लिखेगा। भारत में लागू आपातकाल के 2 कारण आपको पूछे हैं, तो आपको ये लिखना दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो गया, रेलवे की हड़ताल हो गई। ठीक है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बिहार आंदोलन। तो ये आपको लिखना अच्छे से। ठीक है। ये प्रमुख भारत में लागू आपातकाल के प्रमुख कारण थे। आगे देखो अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा। वैसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे पहले दोस्तों, पीडीएफ थे, मैं दोहरा रहा हूं वापस। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई? तो देखो उत्तर आपको लिखना है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों हार गई थी। तो दूसरे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो है वो घट गई थी दोस्तों। और प्रेस सेंसरशिप को इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था। प्रमुख कर्मचारियों की दयनीय स्थिति और आपातकाल के दौरान किए गए प्रमुख अत्याचार। ठीक है। और जयप्रकाश जो जेपी का शानदार व्यक्तित्व, ये आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इस वजह से 1977 के आम चुनाव में जो है 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा। ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शाह जांच आयोग क्या है? शाह जांच आयोग क्या है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि आपातकाल की जांच करने के लिए मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने एक आयोग गठित किया था, जिसे कहा गया था शाह जांच आयोग। याद रखें, शाह जांच आयोग क्या है? तो आपातकाल की जांच करने के लिए मई 1977 में भारतीय जनता पार्टी ने एक आयोग गठित किया। कौन सा? शाह जांच आयोग। और इसके अध्यक्ष होते हैं जेसी शाह। इसके अध्यक्ष कौन है? जेसी शाह। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से आगे देखो 5वां क्वेश्चन के निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। भारतीय लोकदल के संस्थापक कौन है? भारतीय लोकदल के संस्थापक, तो भारतीय लोकदल के संस्थापक है चौधरी चरण सिंह। ठीक है। बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध जो नेता था वो कौन था? तो वो था भाई आपके जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। ये बिहार आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे। तो ये प्रश्न भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वीटो पावर किसे कहते हैं? वीटो पावर, तो निर्णय स्थगित या रद्द करने के अधिकार को वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है। निर्णय स्थगित या रद्द करने के अधिकार को वीटो पावर कहा जाता है। वीटो पावर 5 देशों को मिला हुआ है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है। सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया था रूस ने 135 बार, और सबसे कम किया था चीन ने 11 बार। चलो आगे देखिएगा, मूलवासी से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है। ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो उसे मूल निवासी कहते हैं। ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। आगे देखो, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर आपको लिखना है, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर अन्य दलों की सहायता से जो मिलीजुली सरकार बनती है उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। कौन सी सरकार कहते हैं प्यारे मित्रों? गठबंधन सरकार कहा जाता है। कौन सी सरकार कहा जाता है? गठबंधन सरकार। आगे देखो, आगे प्रश्न है कि किन्हीं 2 इंदिरा गांधी के कार्य बताइएगा। तो आप लिख सकते हैं जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, 10 सूत्री कार्यक्रम, इस
प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है प्रांतीय दल। किसे कहते हैं? प्रांतीय दल। तो वे दल जिनका संगठन एक प्रारूप क्षेत्र प्राय एक राज्य या प्रदेश तक सीमित होता है उसे प्रांतीय दल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको पता है भाई, बिंदेश्वरी प्रसाद आपको करना है इसका आंसर। आगे देखिएगा प्रमुख, आगे देखते हैं। अब देखिएगा 3 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो, एक लोकतांत्रिक कदम की ओर पहल, यानी लोकतंत्र स्थापित किया जाए। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन 1953 में होती है और इसका प्रमुख सीमांकन का स्वरूप आधार क्या रखा जाए? प्रमुख एकता को बल दिया जाए। ये प्रमुख जो है आप लिख सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं, ठीक है, कि राज्य का जो पुनर्गठन होगा वो किसके आधार पर होगा? भाषा के आधार पर होगा, ठीक है। और इसके कब पास किया गया है? 1956 में पास किया गया। याद रखें, स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण को संक्षेप में लिखना, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट है कि विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, ठीक है। और रजवाड़ों का प्रमुख विलय किस प्रकार किया गया और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, तो ये आप जो है प्रमुख स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में बड़ा प्रश्न आएगा, तो इस प्रकार से इनके पॉइंटों को एक्सप्लेन करना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देखो, भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किस प्रकार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। आपको पता है इंस्टीट्यूशन और एक्सेशन इस प्रकार का पत्र उस पर हस्ताक्षर करवाए थे, रजवाड़ों को भारतीय संघ में किस तरीके से मिलाया, तो ये प्रश्न भी आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप सभी। आगे देखिएगा, जो आगे बात करते हैं हम अगले, आगे आपके सामने और मोस्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये देखो, दल बदल वाला, ये तो हो गया था ना आपके सामने। दल बदल का साधारण शब्दों में अर्थ है कि एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना, ठीक है। यानी जब कोई नेता किसी खास पार्टी को लेकर, किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो यह प्रक्रिया दल बदल से संबंधित है। भारतीय दलीय व्यवस्था की 2 विशेषता लिखिएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है एवं राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रीय दलों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व है। तो ये प्रमुख भारतीय दलीय व्यवस्था की क्या है? प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन मोस्ट है, याद रखेंगे आप सभी। आगे देखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बहुदलीय व्यवस्था, तो उत्तर लिखेंगे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं और जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है, वे सत्ता में आ जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, लोग जनता खुद चुनती है, ठीक है। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है, चुनाव लड़ती हैं और जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, तो वह सत्ता में आ जाती है। तो यह प्रक्रिया जो क्या कहलाती है? बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट है 19वां कि भारतीय जनसंघ पार्टी पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लिख सकते हैं कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में हुई थी। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और इसके समर्थन करने वाले राज्य राजस्थान, MP, UP, दिल्ली समर्थन करते हैं। और ये इस पार्टी की विचारधारा है कि पाकिस्तान को भारत में मिलाकर एक अखंड भारत बनाए, हिंदी को राजभाषा घोषित की जाए, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करे, एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति को अपनावे, तो इसी पार्टी की विचारधारा थी। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी और बीजेपी की स्थापना 1980 में। तो ये याद रखना आप सभी। ले लिए है मैंने आपके सामने क्वेश्चन। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है आपके सामने कि ताशकंद समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो मैंने बता दिया आपको, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के थे अयूब खान, ठीक है। सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा गया था। नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? 1964 में हो जाती है, ठीक है, आपको पता होगा। और लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? 1964 से लगाकर 66 तक रहे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये याद रखें दोस्तों। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है किंग मेकर किसे कहते हैं? किंग मेकर इंपॉर्टेंट है। किंग मेकर किसे कहते हैं? तो किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं को किंग मेकर कहा जाता है, ठीक है। किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले को क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। गैर कांग्रेसवाद का क्या अर्थ है? यानी गैर कांग्रेसवाद, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टी मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैर कांग्रेसवाद, ठीक है। सभी विपक्षी पार्टी मिलकर, सभी विपक्ष जो गठबंधन है, विपक्ष पार्टियां मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। याद रखें। प्रीवी पर्स से क्या तात्पर्य? राजा महाराजा को मिलने वाली विशेष धनराशि होती थी, ठीक है, धनराशि, उस धनराशि को कहते थे प्रीवी पर्स। याद रखें। दल बदल तो मैंने कई बार बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसीलिए कहा जाता है। दल बदल तो मैं बता दूं, दल बदल में मतलब होता है जब कोई नेता किसी खास पार्टी को लेकर चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, दल बदल कहलाता है, ठीक है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो नेहरू जी व शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी इसीलिए, और लंबे लंबे आपको पता है अकाल पड़ गए थे,
ठीक है, और 1962 और 1965 में युद्ध करना पड़ा। 1962 में तो करना पड़ा चीन से और 1965 में करना पाकिस्तान से। तो इसलिए 1960 के दशक को क्या कहा जाता है, खतरनाक दशक। ठीक है, गरीबी गैर बराबरी कारण जो है आप लिख सकते हैं। 17वां देखिएगा कि 1968 में कांग्रेस के हार के क्या कारण थे। ठीक है, हार के कारण, कांग्रेस के हार के प्रमुख कारण क्या थे, तो आप लिख सकते हैं कि देश की खराब स्थिति हो गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी को राजनीतिक अनुभव कम था, अकाल में सूखे की स्थिति मौजूद थी, चीन व पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा, इसलिए 1967 में जो है कांग्रेस को हारना पड़ा। ये लिख सकते हैं। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है कि रेल हड़ताल के बारे में लिखिएगा। रेल हड़ताल के बारे में आपको लिखना है, तो इसमें आपको ये लिख सकते हैं कि 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल शुरू हुई थी। यह हड़ताल सेना और बोनस के मुद्दे को लेकर की गई थी। ठीक है, 17 लाख कर्मचारी बोनस और सेवा शर्तों के संबंध में अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ यह हड़ताल शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, रेल हड़ताल से संबंधित पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा धुआंधार चल रहा हूं दोस्तों, बिना आपका टाइम गवाए, टाइम कम है आपके पास, इसीलिए। चलो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण जी की क्या भूमिका है, जेपी नारायण की क्या भूमिका है। तो देखो, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश ने दिया था। नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट, किसका, पीपुल फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 700 से अधिक नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया। तो ये आप लिख सकते हैं। प्रेस सेंसरशिप का मतलब मैंने बता दिया आपको कि अखबार में कोई भी खबर छपने से पहले सरकार से अनुमति लेना। ये आप लिख सकते हैं प्रमुख जयप्रकाश नारायण जी की जो है वो क्या भूमिका रही थी। आगे देखो कि नागरिक स्वतंत्रता से क्या आशय है, नागरिक स्वतंत्रता। तो देखो, नागरिक स्वतंत्रता से आशय उस स्वतंत्रता से है जिसने व्यक्ति को अपने व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान किया हो। ये इसका आंसर आपको लिखना है। उसी प्रकार से देखो आगे क्वेश्चन आगे है कि बिहार आंदोलन के बारे में लिखो। तो इसमें लिख सकते हैं कि मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, बिहार में भी छेड़ा था और गुजरात में छेड़ा था। उसी प्रकार से आंदोलन अहिंसक व बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसे राष्ट्रवादी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आप लिख सकते हैं दोस्तों। आगे देखो और इसमें आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र व प्रतिबद्ध न्यायपालिका में अंतर स्पष्ट करो। तो देखो, स्वतंत्र व प्रतिबद्ध न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का स्वतंत्र न्यायपालिका में क्या होता है, इस न्यायपालिका का काम करते समय स्वतंत्र होती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, स्वतंत्र होती है और किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होती है, कोई भी इसे दबाव नहीं डाल सकता। और प्रतिबद्ध न्यायपालिका में क्या होता है, इस पर प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, जैसे न्यायपालिका को केवल विधि यानी कानून और संविधान द्वारा निर्धारित नियमों के मध्य से काम करना होता है। जो कानून बना रखे हैं उसी के अंडर में काम करेगी। कौन सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, और ये खुलकर काम करेगी, स्वतंत्र, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। तो ये स्वतंत्र और प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मैंने अंतर बता दिया, मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखें। आगे देखते हैं। तो ये प्रमुख होते हैं कि मंडल मुद्दा जो है वो क्या था, मंडल मुद्दा। तो उत्तर इसमें लिख सकते हैं कि 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप इसे आरक्षण के समर्थकों एवं विरोधियों के मध्य चले संघर्ष को मंडल मुद्दा कहा गया था। तो इसकी जो आपको परिभाषा जो है वो याद कर लेनी अच्छे से, मंडल मुद्दा की। आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा है और कि 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन कौन से बदलाव हुए, बड़े बदलाव हुए। तो ये देखो पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखे हैं कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार और केंद्र में गठबंधन की राजनीति के दौर का आरंभ हो गया था। ठीक है, मंडल मुद्दा और अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय हुआ। नए आर्थिक सुधारों को लेकर सभी दलों में आम सहमति हुई। भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। राजीव गांधी की हत्या और कांग्रेस के नेतृत्व में क्या हुए, बड़े बड़े परिवर्तन हुए। तो ये आप लिख सकते हैं कि 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में प्रमुख जो बदलाव हुए ये मोस्ट है। तो ये प्रमुख पॉइंट बाय पॉइंट आप याद कर लेना। चलो देखते हैं आगे और क्या पूछे हैं। आगे देखते हैं, आगे पूछा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का समाज व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो इस पर क्या प्रभाव पड़ा, पिछड़ा वर्ग जो है वो संगठित हुआ और पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर सजग हुआ। राजनीतिक दलों ने भी पिछड़े वर्ग के लिए छूट दी। ठीक है, समर्थन दिया और पिछड़े वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला और बसपा का प्रमुख उदय हुआ, बहुजन समाज पार्टी का। तो ये इसमें आपको लिखना है। एक बार चौपड़ा साफ करते हैं, कल एग्जाम है ना आपका, पता है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल में मुख्य विषय वस्तु क्या थी, याद रखेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल में मुख्य विषय वस्तु क्या थी, प्रश्न आपको पूछा है। तो पहले देखो, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य विषय वस्तु क्या थी, क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य विषय वस्तु थी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना, कम करना। ठीक है,
अब प्रश्न पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत कहां से हुई? 1997 में जापान से हुई। इसे कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? 2002 में किए। ये देखो आपके सामने मैंने लिख रखा, पहले से मैंने सोचा टाइम बर्बाद ना हो। शुरुआत इसकी 1997 में जापान से होती है, ठीक है। लागू कब हुआ? 2005 में लागू हो गया था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? 2002 में। प्रश्न पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? 2002 में। ये प्रश्न आप याद रखेंगे अच्छे से। देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि सन 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति, पूछा कि राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखना आप सभी में, आपको पता है कि 25 जून 1975 को जो है आपातकाल लागू हुआ था। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली मोहम्मद, फखरुद्दीन अली अहमद। और बात करें प्रधानमंत्री की तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली मोहम्मद, इसका अहमद हो जाएगा अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद कर देना आप, क्या कर देना? फखरुद्दीन अली अहमद। देखिएगा प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था। याद रखेंगे आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975 को। और याद रखेंगे आपके सामने एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित बात कही गई है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, आपको पता होगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंध है, अनुच्छेद 360 का वित्तीय आपातकाल से पैसों से संबंधित। उसी प्रकार से अनुच्छेद 368 अगर संविधान में संशोधन करना है तो हम अनुच्छेद 368 के तहत करेंगे, याद रखेंगे। कश्मीर को दिया गया था एक विशेष अधिकार, अनुच्छेद 370, वो भी याद रखें। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। कल पेपर है, आपको पता है, कल आपका पेपर है ना दोस्तों, पता अच्छे से पता है ना दोस्तों? 21 मार्च है कल, हाँ आज 20 मार्च है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने क्या कह रहा है? देखिएगा क्वेश्चन चल रहे थे। देखिएगा प्यारे मित्रों, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, खाली स्थान में प्रश्न पूछा जाएगा। देखिएगा एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया प्रमुख खाली स्थान गणराज्य थे। तो मैंने डायरेक्ट आपके सामने लिख रखा है बाल्टिक गणराज्य। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य हैं। और ये पूछा जाएगा नाटो में कब शामिल हुए थे? 2004 में नाटो में। अमेरिका का सैन्य संगठन है नाटो में शामिल होता है 2004 में। और याद रखें दोस्तों, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने? सितंबर 1991 में, याद रखें। चलो एस्टोनिया देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल से थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पूछे तो आपको पता होगा कौन थे वर्तमान महासचिव? ट्राइगोली, ठीक है, नॉर्वे से थे, आपको याद रखना है। देखिएगा आजादी के तुरंत बाद प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की, ठीक है। आजाद हुआ हमारा देश 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे सामने मुख्य चुनौती क्या थी? राष्ट्र निर्माण की। कि राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन कौन सी हैं? प्रश्न पूछा जाएगा। सभी को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र स्थापित करना, सरकार बनेगी भलाई के लिए काम करेगी, 3 चुनौतियां थी। आगे देखो, नीति आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। और देखो नीति, NITI, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म याद रखे। आगे देखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत व खालिस्तान देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो चीन, ठीक है। मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, ठीक है। और मैकमोहन रेखा भारत चीन, याद रखेंगे। चलो आगे देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1991 में, याद रखना, नई आर्थिक नीति जिसके उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आपने पढ़ा होगा। आगे देखो, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति आपको पता होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया चलाते हैं दोस्तों, आपको पता, लेकिन सोवियत संघ का पतन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ के पतन के बाद उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया जाता है रूस को, और रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन, ये भी याद रखें। तो ये क्वेश्चन थे, आपको याद रहना है। सुरक्षा परिषद में कुल खालिस्तान सदस्य थे। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य, जिसमें 10 हैं अस्थायी सदस्य जो प्रति आम सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, ABC, FR, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन, F से फ्रांस, R से रूस। सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया था रूस ने 135 बार, और सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किया था चीन ने 11 बार, ठीक है। तो याद रखना 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है, और टोटल सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। अब देखते प्रमुख आगे।
तो ब्लूप्रिंट के अनुसार कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप याद कीजिएगा। क्या करोगे आप सभी इसका आंसर, क्या करोगे प्यारे मित्रों इसका आंसर सितंबर 1960। क्या करोगे आप सभी, सितंबर 1960 में, याद रखेंगे सितंबर 1960 में। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए, सितंबर 1960 में। अगर यहां पर होता कि भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी जल समझौते पर, यानी फरका संधि होती है ना, आपको पता है गंगा नदी को लेकर फरका समझौता है, तो फरका समझौता जो है वो कब हुआ था, 1996 में। याद रखना, मैं पहले कह रहा हूं दोस्तों, सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था। देखो सितंबर 1960 में हुआ था, किस किस के मध्य हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार से फरका संधि या फरका समझौता किस किस के मध्य हुआ, भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ, कब हुआ, 1996 में हुआ। ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में। ये देखो वस्तुनिष्ठ में, सॉरी मैं कह सकता हूं रिक्त स्थान में आपको पूछा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिएगा कि नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य खालिस्तान में बना। दोस्तों क्या करते हो आप सभी, मैं कह रहा हूं समय कम है दोस्तों, आप एक एक प्रश्न को याद करना अच्छे से। मैं जो क्लास करवा रहा हूं दोस्तों, ये प्रमुख जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुझे भी टाइम लगा दोस्तों इस वीडियो को बनाने में। आपको पता है कि एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन छांटना दोस्तों, इस प्रकार से बनाना टाइम लगता है मुझे। मैं आपके लिए ही कर रहा हूं दोस्तों, कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करनी, तो याद करो अच्छे से। देखिएगा नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो 2008 में। कब बना था नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखेंगे दोस्तों, नेपाल जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य बना था 2008 में। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, याद रखेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 2008 में बना था। इसी प्रकार से सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कब किया गया, मतलब दोस्तों श्रीलंका का पूर्ण नाम क्या है। अगर मैं आपको पूछूं कि श्रीलंका का पूर्ण नाम क्या है, श्रीलंका का पूर्ण नाम क्या है, तो आप सभी का जवाब आएगा सिलोन, 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 सिलोन। देखिएगा श्रीलंका का पूर्ण नाम क्या है, सिलोन। श्रीलंका का पूर्ण नाम क्या है, सिलोन। याद रखेंगे। अब सिलोन पूर्ण नाम था, तो फिर बाद में श्रीलंका कब किया गया, श्रीलंका कब किया गया, 1972 में। कब किया गया दोस्तों, 1972 में। दोस्तों 1972 में जो है देखिएगा सिलोन का नाम जो है वो श्रीलंका किया गया। हाँ दोस्तों, सिलोन का नाम जो है वो लंका किया गया। ये श्री जो है वो 1978 में लगाया गया, लंका के आगे श्रीलंका, ठीक है। तो याद रखेंगे सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कब किया गया, 1972 में। आप सभी को याद हो रहा है दोस्तों, मैं तो कहता हूं याद करो दोस्तों, नहीं तो फिर छोड़ दो एक बार। मैं कह रहा हूं अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाने तो दोस्तों तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा आगे देखो, चारों ओर भूमि से घिरा हुआ खालिस्तान है। क्या घिरा हुआ, चारों ओर, बताओ दोस्तों, चारों ओर भूमि से घिरा हुआ क्या है, नेपाल और भूटान। आपको याद रखना दोस्तों, नेपाल और भूटान, इसमें आपको करना है खालिस्तान में नेपाल और भूटान जो है वो चारों ओर भूमि से घिरे हुए हैं। उसी प्रकार दक्षिण एशिया में स्थित देश खालिस्तान नस्ली उग्रवाद से पीड़ित रहा। दोस्तों कौन पीड़ित रहा, बताओ, श्रीलंका। कौन पीड़ित रहा प्यारे मित्रों, श्रीलंका, श्रीलंका। याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर आपको क्या करना है, श्रीलंका। दक्षिण एशिया में स्थित देश श्रीलंका जो है वो नस्ली उग्रवाद से पीड़ित रहा। अगर मैं आपको पूछूं कि श्रीलंका आजाद कब हुआ, श्रीलंका आजाद कब हुआ, तो श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में। याद रखेंगे। और आजादी के बाद श्रीलंका में सफल लोकतंत्र कायम है प्यारे मित्रों। श्रीलंका का पूर्ण नाम सिलोन है। और याद रखना श्रीलंका आजाद 1948 में हुआ था। और श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं वो अपने आप को कहते हैं सिंघली। याद रखेंगे, सिंघली, सिंघली जो है वो उनके मूल निवासी हैं, ठीक है। आप सभी को याद हो रहा अच्छे से। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ, तो बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में, ठीक है। और श्रीलंका 1948 में। तो ये सब प्रश्न आपको याद होने चाहिए कि आप सभी को याद हो रहे हैं। रिक्त स्थान वाला प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, रिक्त स्थान वाला प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए। तैयारी करो तो दोस्तों मेरे अनुसार करिएगा, ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं करवा रहा हूं। आप सभी प्रश्न को अच्छे से याद करना, ठीक है। अब मुझे कोई मजा नहीं आ रहा दोस्तों इस प्रकार से बोलना, इस प्रकार से करवाना। मैं चाहता तो डायरेक्ट बोर्ड पर छापकर सभी क्वेश्चन करवा देता, लेकिन नहीं, मुझे पता है दोस्तों, पिछली बार भी मैंने पूरे में आप पिछले बार अपने भाई और बहनों को पूछना दोस्तों, पूरे में से पूरे नंबर आए थे। उसी प्रकार दोस्तों मैं भी अब की बार जो है ब्लूप्रिंट के अनुसार आपकी तैयारी करवा रहा हूं। और अब की बार भी हम टॉप करेंगे दोस्तों, टॉप करेंगे, मजा आएगा हमको। देखिएगा आगे बात करने वाले आपके सामने। देखिएगा भारत ने सन खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने कब परमाणु परीक्षण किया था, आप सभी को पता होगा दोस्तों। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था, तो सबको पता है भाई, मई 1974 में। कब किया था, मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों, 1974 के अंदर, ठीक है। याद रखेंगे 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। फिर 1991 में भी देखो ध्यान रखना दोस्तों, 1991 में भी याद रखना भारत ने भी किया था परमाणु परीक्षण। 1991 में भी किया और मई 1974 में किया। 1991 में भारत ने किया था पोखरण जैसलमेर के अंदर, और 1974 में भी पोखरण जैसलमेर के अंदर किया था। पाकिस्तान ने भी भारत के साथ किया था चगाई की पहाड़ियों में, ठीक है। याद रखेंगे जैविक हथियार संधि दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों जैविक हथियार संधि। अब आप ये जो पूछ रहे हैं दोस्तों मुझे, अब आप ये कह रहे हैं ना दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं फिर बता देता हूं आपको। देखिएगा ये देखो, आप देख रहे हैं ये जो चैप्टर आपके सामने नजर आ रहे हैं, इन्हीं चैप्टर से आपके रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा। इन्हीं चैप्टर से आपके रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये रिक्त स्थान वाला चैप्टर इन्हीं से पूछा जाएगा, तो बाकी चैप्टर से क्या मतलब हमको। इन चैप्टर रिक्त स्थान वाला प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, तो ये पढ़ो आप सभी, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं यहां पर यही बता रहा हूं आप सभी को, आप समझ नहीं रहे हैं दोस्तों। आगे देखो, जैविक हथियार संधि खालिस्तान में हुई थी। कब हुई थी जैविक हथियार संधि, पता दोस्तों, BWC, जैविक हथियार संधि को कहते हैं BWC। ये कब हुई थी, तो ये
ये हुई थी 1972 में। कब हुई थी प्यारे मित्रों? 1972 में जो है वो जैविक हथियार संधि हुई थी। याद रखना इसमें जो है 155 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर, जैविक हथियार संधि पर। मैं अगर आपको पूछूं कि CWC रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी, तो रासायनिक हथियार संधि 1992 में हुई थी, जिसमें 181 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। ऐसे आपको याद रखना दोस्तों, मैं याद करवा रहा हूं आप सभी को, याद रखना। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला दोस्तों, याद कर लेगा अच्छे से। देखिएगा परमाणु ए प्रसार संधि खालिस्तान में हुई। कब हुई थी परमाणु ए प्रसार संधि? प्यारे मित्रों याद करो दोस्तों, याद करो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, मैं पागल नहीं हूं, मैं पूरी साल आपकी मेहनत करवा रहा हूं दोस्तों, पूरी साल वीडियो लेके आ रहा हूं, लेकिन आप अगर अच्छे नंबर नहीं रहे तो दोस्तों कुछ नहीं आपने पढ़ा। इसलिए आप अच्छे नंबर लाइएगा दोस्तों, पूरे में से पूरे नंबर लाइएगा, ठीक है। कम समय के अंदर इसी प्रकार से तैयारी करो। परमाणु ए प्रसार संधि याद रखो 1968 में परमाणु ए प्रसार संधि हुई थी प्यारे मित्रों। मैं कह रहा हूं 1968 में। देखिएगा परमाणु ए प्रसार संधि कब हुई थी? 1968 में। अगर आप देखो, मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि हमें याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता दोस्तों, याद नहीं होता है। मैं तो कहता हूं अगर याद नहीं होता ना दोस्तों, एक जो गुदड़ी होती है दोस्तों, क्या गुदड़ी होती है, गुदड़ी को ओढ़ के सो जाओ दोस्तों, याद नहीं होता तो याद करो। याद करेंगे तो होगा दोस्तों। कैसे होगा याद? 1968 में याद रखना परमाणु ए प्रसार संधि हुई थी। अगर प्रश्न पूछा जाए आपको कि भारत ने किस संधि का विरोध किया था, भारत ने किस संधि का विरोध किया था, तो परमाणु ए प्रसार संधि का भारत ने विरोध किया था। याद रखना दोस्तों, क्यों किया था? क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न देश को ही परमाणु हथियार रखने की इजाजत दे रही थी। तो भारत ने कहा कि हम तो अभी आजाद हुए, तो इस संधि का भारत ने किया था विरोध। याद रखना NPT, इसका दूसरा नाम NPT या परमाणु ए प्रसार संधि 1968 में हुई थी। आगे देखो, सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा आपको याद रखना दोस्तों, सुरक्षा की दो प्रकार की धारणा है, एक पारंपरिक धारणा है, एक अपारंपरिक धारणा है। पारंपरिक धारणा के दो पक्ष है, एक बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। देखो सुरक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है खतरे से आजादी। क्या होता है? खतरे से आजादी। देखिएगा खतरे से आजादी, खतरे से आजादी जो है वो सुरक्षा का प्रमुख अर्थ होता है। यहां पर लिख रखा है, देखो आप लिखना है, सिर्फ आपको खतरा लिखना है, खतरे से आजादी, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया मैंने, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवरोध कहते हैं। मतलब अवरोध का मतलब रुकावट, ठीक है। अवरोध कहां जाता है? सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहां जाता है? याद रखेंगे चिल्ले में। देखिएगा दोस्तों प्यारे मित्रों, चिल्लाओ मत, क्यों चिल्ला रहे दोस्तों? चिल्लो, मापू मापू मापू, चिल्ले मापू, चिल्लू चिल्ले। याद रखना चिल्ले, चिल्ले में दोस्तों किस मूलवासी रहते थे? मापू से, मापू से। देखिएगा प्यारे मित्रों, ये मापू से है ना दोस्तों, मापू से, चिल्ले में मापू से नामक मूलवासी रहते थे प्यारे मित्रों, मापू से। ओहो दोस्तों, मापू से नामक मूलवासी रहते थे दोस्तों, याद रख अच्छे से, ठीक है। तो ये प्रमुख क्वेश्चन है आपके सामने, बस मैं कह रहा हूं दोस्तों रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे, ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आगे देखो, कई दोस्तों के कमेंट आते हैं, छोड़ दिया हमने पढ़ना, अब चीटिंग पर रहेगी आस। छोड़ दिया हमने पढ़ना, अब चीटिंग पर रहेगी आस। ओढ़ रजाई सोएंगे, हमें भगवान कराएंगे पास। जिंदगी में पास नहीं करवा वाला दोस्तों, 3 बार पढ़ लियो, 4 बार पढ़ लियो, पास नहीं होने वाले हैं। इसलिए मेहनत करो दोस्तों, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। देखिए कहां ये उड़ गए दोस्तों, क्या उड़ गए? ये उड़ गए। देखिए कहां मैं वापस लेके आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने खालिस्तान में मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा दी। कब दी थी दोस्तों? बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या पूछा है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने खालिस्तान में मूलवासियों की परिभाषा दी। तो प्यारे मित्रों आप सभी को याद रखना है 1982 के अंदर जो है मूलवासियों ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है मूलवासियों की परिभाषा दी थी दोस्तों 1982 के अंदर, ठीक है। भारत में देखो आपको ये तो सब पता ही होगा, ये तो सब पता होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सब जानते होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिकता परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत बनता है 30 अक्टूबर 1945 को। ये सब आपको याद होंगे दोस्तों, क्या याद है ना? आप सभी को अच्छे से याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन का। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ऐसे याद करो अच्छे से। भारत में खालिस्तान में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम? कब पारित हुआ? यह पारित हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे आप सभी दोस्तों अच्छे से। देखिएगा आपको याद रखना 2001 में भारत में जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और याद रखना 2003 में दोस्तों बिजली संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और 2003 में बिजली संरक्षण अधिनियम। ये भी प्रश्न आप साथ साथ में याद करते रहना दोस्तों, अच्छे से याद करते रहना अच्छे से दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा 1972 में क्लब ऑफ रोम ने खालिस्तान पुस्तक प्रकाशित की थी। देखो विद्वानों का एक समूह है क्लब ऑफ रोम, इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की थी दोस्तों। वो कौन सी थी दोस्तों? लिमिट्स टू ग्रोथ। देखिएगा यहां पर आपको लिखना दोस्तों लिमिट्स। देखिएगा लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो है पुस्तक प्रकाशित की थी विद्वानों के समूह ने, ठीक है, 1972 के अंदर, ठीक है। क्लब ऑफ रोम ये विद्वानों का समूह है, इन्होंने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित की थी दोस्तों।
याद रखेंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूं आपके सामने, देखिएगा ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। दोस्तों कब ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है, ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट खालिस्तान में छपी, कब छपी थी? ये 1987 में, 1987 में दोस्तों याद रखेंगे ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई थी दोस्तों। ठीक है, मैं बात करता हूं दोस्तों, आपको पता तो होगा दोस्तों, आपको पता तो होगा रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 में। सबको पता दोस्तों रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों आपको पता है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होता है। कहां होता है रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। सबको पता, अच्छे से याद रखना। जो रियो सम्मेलन है, रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था दोस्तों। तो याद रखना, यहीं पर देखो ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है वो 1987 में छपी थी। पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। आप सभी को पता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत भारी उद्योगों पर विकास पर बल दिया गया दोस्तों? अरे यार की क्रू, अरे दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्यारे मित्रों? याद रखना दोस्तों, यहां पर मैं लिख रहा हूं सेकंड, देखिएगा मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, देखिएगा आप देख रहे हो दोस्तों अच्छे से, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, देखिएगा आप सभी सुनिएगा अच्छे से। देखो दूसरी क्या रखें दोस्तों, दूसरी। अब प्यारे मित्रों आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों? आप सही ढंग से देख नहीं रहे हैं दोस्तों। देखिएगा इधर, देखिएगा दूसरी, याद रखना दोस्तों अच्छे से, क्या करोगे आप सभी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। प्यारे मित्रों पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना आप सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। उसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया, और पहली पंचवर्षीय योजना में जो अर्थशास्त्री थे वो के.एन. राज थे, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो अर्थशास्त्री थे वो पी.सी. महालनोबिस थे। तो ऐसे आप याद करो दोस्तों, जब ऐसे याद करोगे तो दोस्तों हर बच्चा आपको पता है कूद कूद के आएगा, आपको पता है कहां आएगा? मेरिट के अंदर। इसीलिए याद करो अच्छे से। देखिएगा इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? देखिएगा जेसी, देखिएगा आप सब याद रखना दोस्तों अच्छे से। देखो जेसी कुमारप्पा, कुमारप्पा, देखिएगा आप क्या करेंगे दोस्तों अच्छे से, जेसी कुमारप्पा, क्या करेंगे दोस्तों? जेसी कुमारप्पा, ध्यान रखना दोस्तों, ये इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? जेसी कुमारप्पा। उसी प्रकार से भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक जो है वो कौन है? पी.सी. महालनोबिस। कौन है प्यारे मित्रों? पी.सी. महालनोबिस जो है, पी.सी. महालनोबिस जो है वो याद रखना दोस्तों, ये सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखो केरल मॉडल, देखो आपको पता होगा दोस्तों केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसे कहा गया था केरल मॉडल। याद रखेंगे दोस्तों अच्छे से, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसे केरल मॉडल कहा गया था, और केरल मॉडल में खालिस्तान पर जोर दिया गया था। केरल मॉडल में किस पर जोर दिया गया था दोस्तों? इसमें याद रखना दोस्तों शिक्षा, देखो इसमें क्या लिखना आपको? शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था केरल मॉडल में। तो ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं, ये सब क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए अच्छे से। उसी प्रकार से देखिएगा आगे आपके सामने क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, मैंने अभी आपको जो 5 या 6 चैप्टर बताए कि इन्हीं में से रिक्त स्थान वाला प्रश्न बनेगा, तो ये सब आपको याद करने होंगे अच्छे से। इसी प्रकार से ये सब इन्हीं में से रिक्त स्थान वाला। ठीक है, अगर देखो नीति आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई थी, आप सभी को पता होगा दोस्तों अच्छे से। देखिएगा आप सभी को पता था दोस्तों अच्छे से, नीति आयोग, देखिएगा नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ध्यान दोस्तों अच्छे से, नीति आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है बताओ? सुमन बेरी। ठीक है, आपको याद है डॉक्टर सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है दोस्तों वर्तमान। अब देखो नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। तो ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। बॉम्बे प्लान योजना खालिस्तान में तैयार की गई थी, सबको पता है बॉम्बे प्लान योजना 1944 में तैयार की गई थी। ठीक है, बॉम्बे प्लान याद रखना, इसमें 1944 में उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट होता है और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाता है और एक योजना बनाता है जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है वो खालिस्तान था। देखो जवाहरलाल नेहरू, मैं कह रहा हूं दोस्तों अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, मैं फर्स्ट तरीके से बोल रहा हूं, आपको सेकंड या थर्ड स्पीड में चलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं फर्स्ट तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन आपको याद करना है दोस्तों। इस क्लास को आप 2 या 3 या 4 बार देख लेना दोस्तों, अच्छे से याद हो जाएंगे ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, देखो जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है सबको पता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। कौन आए थे? लाल बहादुर शास्त्री। याद रखेंगे दोस्तों अच्छे से, लाल बहादुर शास्त्री। थोड़ा सा देखो, मैं लाल बहादुर शास्त्री में शॉर्ट में लिख दिया मैंने, याद रखेंगे। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली और ताकतवर नेता का समूह जो है वो क्या कहलाया? सिंडिकेट। क्या कहलाया प्यारे मित्रों? सिंडिकेट। याद रखेंगे सिंडिकेट। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का जो समूह था वो सिंडिकेट कहलाया था।
आगे देखते हैं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा है, लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर जो शास्त्री है इन्होंने दिया था दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा। अगर यहाँ पर होता जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा तो फिर हम करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इसी प्रकार से ये नारे जो है ना दोस्तों, ये नारे तो आप याद कर लो। देखो महत्वपूर्ण नारे मैं बता देता हूं आप सभी को, महत्वपूर्ण नारे कौन कौन से हैं। एक तो है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, सबको याद करना अच्छे से। एक आपका नारा पूछा जाता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी का है। इसके अलावा आपको एक याद रखना दोस्तों, इंदिरा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इसी प्रकार से इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा हटाओ का नारा दिया था विपक्षी गठबंधन ग्रेड अलायंस ने। और एक नारा है आपका संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, जेपी नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपको याद रखने हैं। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक भाषण है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण को जाना गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया था दोस्तों भाषण। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा देखो शिमला समझौता, एक तो शिमला समझौता इंपॉर्टेंट है, एक आपका ताशकंद समझौता इंपॉर्टेंट है। शिमला समझौता कब हुआ, तो ये याद रखना दोस्तों, शिमला समझौता हुआ था आपके 1972 में। कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 को, 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौते के समय भारत के जो प्रधानमंत्री है वे इंदिरा गांधी जी, और बात करते दोस्तों पाकिस्तानी जो प्रमुख नेता, पाकिस्तान नेता कौन थे, भारत में तो बात करें तो ये हो गए इंदिरा गांधी जी। उसी प्रकार पाकिस्तानी जो नेता थे वो कौन थे दोस्तों, पाकिस्तानी कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, हाँ जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ठीक है, उसी प्रकार से शाहजहां आयोग का गठन जो है वो कब हुआ, तो शाहजहां आयोग का याद रखना दोस्तों अच्छे से, शाहजहां आयोग का जो गठन है वो 1975 में हुआ था। 1975 में शाहजहां आयोग, देखिएगा शाहजहां आयोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं शाहजहां आयोग के, तो इसके अध्यक्ष हैं जय सी शाह जो है शाहजहां आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि शाहजहां आयोग क्यों बनाए गए, ये भारतीय जनता पार्टी ने 1977 में ये शाहजहां आयोग नियुक्त किया था। क्यों नियुक्त किया था, आपातकाल की जांच करने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमुख क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा देखो आगे कि भारत के दोस्तों, किसके, भारत के खालिस्तान क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो भारत के जो पूर्वोत्तर दोस्तों याद रखेंगे आप सभी दोस्तों अच्छे से, जो भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य है ना दोस्तों, उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान अच्छे से, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक याद रखो, भूलना मत आप सभी दोस्तों। आपको पता देखो अन्ना मैत्री, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये प्रमुख जो पूर्वोत्तर राज्य हो गए, उन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखना भूलना मत। ठीक है, उसी प्रकार से भारत के खालिस्तान राज्य को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो पूर्वोत्तर देखो, ये इसमें भी पूर्वोत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो पूर्वोत्तर राज्य है उन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों। तो 2 प्रश्न यहाँ पर ये हो गए दोस्तों अच्छे से, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जम्मू एवं कश्मीर का प्रथम प्रधानमंत्री, आपको पता दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर, आपको शेख अब्दुल्ला नाम सुना दोस्तों अच्छे से, देखो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, याद दोस्तों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, यहाँ ठीक है भूलना मत। इसके अलावा देखो भारत में क्षेत्रीयवादी भावनाओं को लेकर चलाया गया जो पहला प्रमुख आंदोलन था वो था द्रविड़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों, द्रविड़ आंदोलन था दोस्तों, द्रविड़ आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा लिटे का संबंध जो है वो खालिस्तान देश से है। तो लिटे का संबंध आप सभी जानते हो अच्छे से, लिटे का संबंध श्रीलंका से, किससे है दोस्तों, श्रीलंका से। लिट्टे इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लिट्टे देखिएगा इस प्रकार से आपके सामने दोस्तों, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम दोस्तों, लिट्टे जो है, लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये दोस्तों श्रीलंका का प्रमुख संगठन दोस्तों, यार अच्छे से भूलना मत। ठीक है, और श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी गई थी दोस्तों, भारत द्वारा शांति सेना भेजी जाती है श्रीलंका में, कब भेजी जाती है 1987 में, लेकिन कोई भी फिर बाद में 1989 में वापस आ जाती है दोस्तों। ठीक है, आंसू का संबंध जो है वो खालिस्तान राज्य, देखो नाम से पता चल रहा है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है आंसू नहीं, असम आंसू, देखिएगा इसमें आप क्या कर देंगे दोस्तों, असम कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों अच्छे से, आंसू का संबंध किस राज्य से है, तो असम से है। और कई बार एग्जाम में हमें जो है वो आंसू के फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं। देखो आंसू की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आंसू, देखो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है वो आंसू की फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भाषा के आधार पर जो है वो खालिस्तान राज्य बनाया गया था। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, देखिए आपको पता होगा जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है 1953 में, और उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग पास किया जाता है 1956 में, लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार भाषा के आधार पर पहला राज्य हमारा बनता है वो आंध्र प्रदेश बनता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके सामने जो है ये मैंने क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। हिस्ट्री का पेपर अच्छे से हो गया है, ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल की तैयारी। तो देखिएगा आपके सामने मैं लेकर आया हूं पेपर पॉलिटिकल साइंस का, प्रीवियस ईयर पेपर है, और इस पेपर में से भी आपके बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन तो मान के चलो आ जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा।
ठीक है, ये राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये मैंने करवा रखा है, ठीक है, वैसे करवा रखा है मैंने, और बाकी जो है आप प्रमुख मैंने जो टेस्ट सीरीज लगाई है, मैराथन क्लास लगाई है, और एक अपना चैनल है ना महेंद्र ब्यावर कोचिंग नाम से, देखिएगा महेंद्र ब्यावर कोचिंग नाम से चैनल है, उस पर मैंने एक बुलेट क्लास भी डाल रखी है, बुलेट, तो उसको भी जाके आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। महेंद्र ब्यावर कोचिंग चैनल पर जाइएगा आप सभी, चैनल का नाम है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, क्या है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये इस नाम से चैनल है, तो चैनल पर जाओ आप सभी फटाफट, और उसमें आप जो मैंने एक बुलेट क्लास दे रखी है उसको आप देख लीजिएगा, उस पर पॉलिटिकल की क्लास जो है मैंने ब्लूप्रिंट के अनुसार भी करवा रखी है। बाकी आप सभी जो है, मैं सभी से कहना चाहूंगा 30 रुपए के अंदर एक सीरीज मिलेगी, अभी भी आपके पास समय है, 2 दिन का समय अभी, ठीक है, कल और परसों 2 दिन है हमारे पास, सीरीज को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। मैं फिर कहना चाहूंगा आप सभी को, आपने हिस्ट्री का एग्जाम दिया, आपको पता है पूरे में से पूरे क्वेश्चन सीरीज में से भी आए, साथ ही नोट्स में से भी आए, मैंने जो करवाई क्लास है उसी में से आए, तो बहुत हेल्प मिलेगी, पूरा का पूरा पेपर छप जाएगा। इसलिए मेरी क्लासों को भी अटेंड करते रहे, सीरीज को भी पढ़ते रहे, साथ ही दोस्तों ये प्रमुख जितनी भी लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड अपलोडेड, सबको देखते रहे आप सभी, ठीक है, लाइव क्लास को। चलो, तो ये बात आगे तक समझ में, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं कि देखो आप प्रमुख क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से दिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, देख सकते हैं यहां पर सेक्शन ए, इसी प्रकार से पेपर बनेगा, देखिएगा आपके सामने। और हाँ, तेरी ब्लूप्रिंट के अनुसार ये कहना चाह, आप कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट, अभी हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था वो ब्लूप्रिंट के आधार पर नहीं था, आपको 50% था, हम कहने ऐसे नहीं कह सकते कि ब्लूप्रिंट के आधार पर नहीं था, 50% क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के आधार पर ही थे, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक बार आप ब्लूप्रिंट के अनुसार अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी क्वेश्चन आंसर को, मैंने करवा रखा है ब्लूप्रिंट के अनुसार, प्लेलिस्ट के अंदर बढ़ा रखी मैंने प्लेलिस्ट, उसमें सभी वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर 1 से लगाकर पूरे कंप्लीट करवा रखे दोनों बुक। चलो, तो ये देखिएगा बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने आया है, प्रश्न है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कहना चाहूंगा आप सभी को, अब ऐसे में सोचो कि ये प्रश्न नहीं आ सकता, संभावित है आ सकता है। उत्तरी अटलांटिक संधि ब्लूप्रिंट का कोई भरोसा नहीं है, अब ये हिस्ट्री में देख लिया आपने कि ब्लूप्रिंट कितनी, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, याद रखेंगे। यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है वो नाटो का पूरा नाम है, नाटो का पूरा नाम क्या है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म में याद रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये क्या है नाटो, तो ये अमेरिका का सैन्य संगठन है, क्या है, अमेरिका का सैन्य संगठन है, याद रखेंगे आप सभी। चलो, ये बात आगे समझ में। अब देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, नाटो का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर किसी पर भी हमला हो जाएगा तो सभी सदस्य मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, ये था नाटो का प्रमुख उद्देश्य। उसी प्रकार से सोवियत संघ ने एक संधि बनाई थी, वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट। अगर पूछा जाए कि अमेरिका के सैन्य संगठनों के नाम बताओ तो नाटो, सीटो, सेंटो करना है, और सोवियत संघ का पूछे तो फिर आपको करना है वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट, और वार्सा संधि की स्थापना हुई थी 1955 में। तो चलो, ये बात समझ में आ गई आप सभी के। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखो, दूसरा आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, मैं कह रहा हूं आप सभी को दबा ठोकर कहता हूं दोस्तों क्लास को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब ये जो मैं क्वेश्चन बताऊं इंग्लिश मीडियम से है तो वो देख लीजिएगा, आप अपने अनुसार ट्रांसलेट कर लो, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम वाले के लिए करवा रहा हूं, आप अपने अनुसार ट्रांसलेट करो फटाफट। तो देखो, निम्न में से सोवियत संघ का, अब मैं क्या कह रहा हूं आप सभी को, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आई तो मैं इसके अतिरिक्त जो इंपोर्टेंट, जो प्रमुख फैक्ट बता रहा हूं उसमें से जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य, तो उत्तराधिकारी राज्य तो आप सभी को पता है किसे बनाया गया, रूस को बनाया गया। अब देखो सोवियत संघ, अब पूछा जाएगा कि सोवियत संघ का पतन कब हुआ था, तो सोवियत संघ का पतन आप सभी को पता है कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हो गया था। और सोवियत संघ का पतन के बाद उसका उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया जाता है, रूस को स्वीकार किया जाता है। और रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, रूस के पहले राष्ट्रपति, तो रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन। कौन बने थे, बोरिस येल्त्सिन। अब प्रश्न ये बन सकता है कि रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो बोरिस येल्त्सिन, याद रखेंगे बोरिस येल्त्सिन, ठीक है, ये प्रश्न आप याद रख लेना। मैं इसके अतिरिक्त आपको बता रहा हूं, वैसे ध्यान रखना आप सब अच्छे से दोस्तों। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, तो अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ये आपने पढ़ा होगा वैसे। चलो, ये देखिए जो मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा फैक्ट उनको भी समझते रहना साथ साथ में। देखिएगा, 7 दलों का गठबंधन, 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा नेपाल से संबंधित है। ध्यान रखना दोस्तों, 7 दलों का गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे देखिएगा, आगे इंग्लिश मीडियम वाला देख लो, निकलो फटाफट जल्दी से। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 24 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 18 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मतलब ये बन रहा है, देखो मैं अपने आधार पर बता रहा हूं, इसीलिए तो पूरा पेपर छप रहा है। कैसे छप रहा है दोस्तों, देखो तरीका है एक तरीके से। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ, आ गया 2022 के पेपर
पेपर में एक क्वेश्चन आया। अब इसको देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित क्वेश्चन आया तो अब की बार जरूर मिल जाएगा, आपको पेपर में मिल जाएगा जरूर। तो देखो आपको करना क्या है, देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को पता है 24 सितंबर 1945 को हुई थी। अब आपको पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने इसके सदस्य हैं, तो वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीलता परिषद, ये 6 अंग हैं। अब फिर पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? किसका उत्तराधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ? तो ये लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन, याद रखेंगे, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, ये याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका भारत सदस्य कब बनता है? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 1945 को इसका भारत सदस्य बनता है। इसकी स्थापना के 6 दिन बाद भारत इसका सदस्य बनता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका के अंदर है, ये इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो यहां पर आप कह देना दोस्तों न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। आगे बात समझ में दोस्तों, ये प्रमुख फैक्ट आपको मैंने बता दिए, याद रखेंगे। और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, कि देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव, तो पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे दोस्तों? ट्राइगोवली। आप नाम सुना होगा, ट्राइगोवली, ट्राइगोवली, ध्यान दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्राइगोवली, ध्यान रखना। और अंतिम महासचिव कौन थे? अंतिम महासचिव, अंतिम महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम महासचिव कौन थे? तो वो थे ध्यान ना दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ध्यान ना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम महासचिव थे। तो आपको याद हो गया दोस्तों, ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। अब जो मैंने बताए हैं, दावा ठोक कर कहता हूं क्वेश्चन बनेगा तो सारा इसी में से बनेगा, अगर इस संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित आ गया तो। आगे देखिएगा, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया था? तो मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तो देखो 4 ऑप्शन आपके सामने, डायरेक्ट आंसर की बात करें 11 सितंबर 2001, इसका एक हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, ठीक है। अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति है, इस पर भी आतंकी हमला हो गया। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो देखेगा, इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट करो अपने हिसाब से। आगे देखेगा, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपके ब्राजील में। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया शहर में ध्यान आप सभी दोस्तों, रियो डी जेनेरिया शहर में जो है, याद रखेंगे आप सभी, क्या कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन, जिसका दूसरा नाम है रियो सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? रियो सम्मेलन, जिसमें कितने 170 देश थे। कितने थे? 170 देश है और हजारों स्वयंसेवी संगठन थे, ध्यान रखना आप सभी। तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में हुआ था। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, आगे देखिएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी आपके 1953 में, ठीक है। 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। चलो ये बात भी आगे समझ में, ठीक है, 1953 में। अब कब पास हुआ ये राज्य पुनर्गठन आयोग? कब पास हुआ? तो इसे 1956 में पास किया गया, लागू किया गया। स्थापना 1953 में हो गई थी। चलो, और इसके आधार पर जो है राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। आगे बात समझ में, चलो आगे मारे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत में पहले चुनाव आयुक्त थे। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये रजा हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुकुमार सेन, ठीक है। और चुनाव आयोग कब बना था? देखो याद रखना, चुनाव आयोग कब बना था? चुनाव आयोग बना था 1950 में। कब बना था? 1950 में। और पहला चुनाव 1952 में होता है, दूसरा 1957 में होता है, तीसरा 1962 में होता है। चलो आगे बात आ रही है, समझ में आ रही है। चलो आगे चलो, आगे देखेगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद रखना आप सभी, वर्गीज कुरियन। ये वर्गीज कुरियन याद तो ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, आगे देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इंदिरा गांधी इसमें करना है, क्या करना है आपको? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलो आगे देखेगा, नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीष वाला फकीर किसे कहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या दे रखा है आपके सामने। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की थी? ये देख लीजिएगा, बार बार वहां जाना पड़ता है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की थी? 415 करना इसका आंसर। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान अच्छे से। आगे देखिएगा, क्या पूछे? अरे दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स। अरे दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, हाँ, खाली स्थान पूरा भरना है।
1962 में सोवियत संघ के नेता खालिस्तान ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी निकिता क्रुश्चेव ने, ध्यान रखना सभी, निकिता क्रुश्चेव। कौन थे भाई? निकिता क्रुश्चेव। वैसे आप याद करो तो कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। चलो बाकी अदर बोर्ड से देख रहे हो तो वो उसको याद कर लेना। 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। अगस्त 1945 में अमेरिका के जापान के दो शहर, एक का नाम था हिरोशिमा, अरे दोस्तों हिरोशिमा, और दूसरे का नाम था नागासाकी। क्या था? नागासाकी। दोनों जापान के शहर थे और इन पर दोनों के क्या बनाए थे दोस्तों? हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त को। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को। ना से नागासाकी, ना से 9 अगस्त, याद रखना आप सभी। और बम्बों के नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैट मैन दोस्तों, लिटिल बॉय फैट मैन, ये बम्बों के नाम थे दोस्तों, ठीक है। चलो ये बात आगे समझ में, आगे चलो यार, आगे चलो। आगे देखो 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत में पाकिस्तान ने खालिस्तान संधि, कौन सी संधि थी? सिंधु, ठीक है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। 1974 या 1975 आपको कर देना यहाँ पर। चलो 1974 भी लिखा मिल रहा है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो भारत का संविधान, पेपर को ध्यानपूर्वक देख लो, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखो भारत का संविधान दिनांक में सन पूछे कब अंगीकृत, तो आपको करना है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो अंगीकृत हुआ था। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। और बाकी लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, याद रखना। चलो ये बात आगे समझ में, आगे देखिएगा। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने खालिस्तान आयोग, मंडल आयोग, कौन सा आयोग था? मंडल आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन होता है मंडल आयोग के? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो यार मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की सहयोग से, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपको। आगे देखो कि द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्र संघ में कौन कौन से देश शामिल थे? अब देखो मित्र राष्ट्र संघ कब से कब तक चला दूसरा विश्व युद्ध? 1939 से 1945 तक चला था। दो महाशक्तियां थी, एक था अमेरिका, अरे दो ग्रुपों के अंदर बटा हुआ था, एक तो मित्र राष्ट्र संघ और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र संघ। धुरी राष्ट्र संघ में जर्मनी, जापान, इटली थे और मित्र राष्ट्र संघ में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन थे, ठीक है। तो ये याद रखना आप सभी अच्छे से, ठीक है। चलो आगे सोवियत संघ भी शामिल था इसमें, रूस भी था। भारत में बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो संधि थी, देखो गंगा नदी, भारत बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था, कौन सा? फरका संधि, ठीक है, फरका समझौता कह सकते हैं। कब हुआ था ये? 1996 में हुआ था, 1996 में, याद रखेंगे। उसी प्रकार से देखेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से, वो याद कर लो। ABCD आवे कोने, मैडम जी पढ़ावे कोनी, अटे तो मार्सा पढ़ावे। ABC, ए से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन, F से फ्रांस, R से रूस। ABCFR, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन, F से फ्रांस, R से रूस। ये प्रमुख 5 जाना तो 5 देश थे दोस्तों, ठीक है, 5 देश थे, 5 देश जाना अच्छे से। आगे देखिएगा सुरक्षा परिषद की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताओ। कौन सी अपारंपरिक धारणा? एक तो होगी दोस्तों मानवता की सुरक्षा, ठीक है, मानवता की सुरक्षा और अपने विश्व की सुरक्षा, ये 2 लिख सकते हैं। मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, ये अपारंपरिक धारणा के पक्ष है दोस्तों। यहां पर अपारंपरिक धारणा पूछा है, ध्यान रखें। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जैविक हथियार संधि, कौन सी संधि? जैविक हथियार संधि, यानी किसकी बात हो रही है? BWC की। सर्वप्रथम 1972 में हुई थी, जिसमें 155 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब आपको पूछा जाएगा कि CWC संधि कब हुई थी? रासायनिक हथियार संधि। तो ये आपको पता कब हुई थी, मुझे बताएंगे आप सभी। और इस पर 181 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। बताओ कब हुई थी? 1991 में हुई थी या 1992 में हुई थी? बताएंगे। मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? तो देखो मानवता की साझी विरासत में आप लिखेंगे इसमें जैसे अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, वायुमंडल है, ये प्रमुख इसमें सम्मिलित है साझी विरासत में। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, देखो कि भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व है? तो वो आप सभी को पता, तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का रहता है। पहले चुनाव में भी कांग्रेस जीतती है, आपको पता है कि पहला चुनाव 1952 में हुआ, 364 सीटें जीती, ठीक है, हासिल की। उसी प्रकार दूसरा 1957 में हुआ, 371 सीटें। और तीसरा 1900 कब हुआ था दोस्तों? तीसरा 1962 में 361 सीटें। तो आपको पता लगातार इन्हीं की जीत होती है कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जीत जाती है बार बार। आगे देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका जो विभाजन है वो 1920 में क्या है, कई साम्यवादी समूह जो है वो उभरे और देश की समस्या का जो हल है वो साम्यवाद के दोहराई वे करना चाहते थे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि विचारों के आधार पर जो है इसका विभाजन हो गया था।
आगे देखो बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? बॉम्बे प्लान तो देखो 1944 में आप लिखेंगे 1944 में उद्योगपतियों का ग्रुप एकजुट होता है और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक प्रस्ताव, एक बिल पास करता है जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया था। ठीक है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन दो परस्पर विरोधी राजनीतिक समूह ने समर्थन दिया था? तो वो कौन थे? एक तो भाजपा, ठीक है, भाजपा, और एक आप कर दो वाम मोर्चा। वाम मोर्चा और भाजपा ने जो है परस्पर यानी राजनीतिक समूह ने समर्थन दिया था, भाजपा और वाम मोर्चे ने। चलो ये बात आगे समझ में। आगे देखो बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांसीराम जी, याद है ना दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक है, कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम, ध्यान रखना आप सभी। बामसेब, देखिएगा बामसेब, पूरा नाम पूछेगा अब की बार, बामसेब का पूरा नाम बताओ। तो देखो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म में याद रखना। बामसेब का प्रमुख उद्देश्य क्या था? गैर बराबरी को दूर करना। नियोजन का अर्थ क्या है? किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। क्या करना? रूपरेखा तैयार करना। ये आपको लिख देना दोस्तों कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाएगी दोस्तों? नियोजन कहलाएगा, एक तरीके से प्लानिंग। ठीक है, चलो बात आगे समझ में। आगे देखो भारत के प्रमुख गठबंधनों के नाम लिखेगा। पूछा जाएगा कि भारत के प्रमुख गठबंधन, कोई भी लिख सकते हैं। कितने? दो गठबंधनों के नाम लिखने, दो पूछे हैं तो आप लिख सकते हैं सप्रंग है। ठीक है, सप्रंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हो गया। इसके अलावा सप्रंग के बाद में राजग हो गया, एक राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये कोई आप लिख सकते हैं। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। सन 1969 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताओ कौन थे दोस्तों? सन 1969 को भारत के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे ना प्यारे मित्रों। अरे यार सद्दाम हुसैन, याद रखना आप सभी, सद्दाम हुसैन थे, सद्दाम हुसैन। ठीक है, याद रखेंगे। सन 1969 को भारत के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। और 1971 में कौन थे फिर? 1971 में भारत के राष्ट्रपति बताओ कौन थे दोस्तों? 1971 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे क्या? अरे दोस्तों 1969 में फखरुद्दीन अली मोहम्मद ही तो है। 1971 में फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे और 1969 में ध्यान दोस्तों ये सद्दाम हुसैन करना है। जय जवान, देखिए क्या पूछा है, मोस्ट क्वेश्चन है। अरे याद कर लो प्यारे मित्रों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अब मैं पूछूं कि जय जवान जय किसान और आगे और लगा दूं जय विज्ञान, तो जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय विज्ञान का नारा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। उसी प्रकार से गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा हटाओ का नारा दिया था ग्रेड अलायंस ने, याद रखेंगे। चलो ये बात आगे हमारा समझ में। देखो आगे मेरी बात सुनो दोस्तों, क्या सुनो मेरी बात सुनो, क्या सुनो दोस्तों मेरी बात सुनो। दल बदल से क्या तात्पर्य? दल बदल, दल बदल का अर्थ लिखिएगा, दल और बदल यानी दल को छोड़ना, दल को बदल देना। जब कोई नेता, आप लिख सकते हैं जब कोई नेता किसी, में लिखने में थोड़ा टाइम बर्बाद होगा, मैं सुन लेना आपसे, ठीक है। जब कोई नेता किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है, ठीक है, किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? दल बदल। ठीक है, जब कोई नेता किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है, ठीक है, किसी खास पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है दल बदल, दल बदल, दल बदल। और दल बदल की प्रक्रिया आपको पता है हरियाणा के विधायक गयालाल से संबंधित है भाई। चलो, अरे क्या हो गया रे? अरे दोस्तों आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखो, पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब हुई थी? मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। पंचशील सिद्धांतों की घोषणा दोस्तों आपको पता होगा 29 अप्रैल 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को, याद रखना। किस किस के मध्य हुआ था पंचशील समझौता? ये भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है, भारत और चीन, याद रखेंगे। पंचशील समझौता भारत चीन के बीच। मोस्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। कहां हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में। कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कितने सदस्य थे भाई? 25 सदस्य। कितने थे? 25। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक हैं। मैं पूछूं कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी हैं। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। मैं पूछूं दोस्तों आपको, क्या पूछूं मैं? बताओ क्या पूछूं? मैं पूछूं आपको कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी, ठीक है। और मैं पूछूं कि इसके समर्थन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो समर्थन करने वाले राज्य राजस्थान हो गया आपका, राजस्थान
राजस्थान, यूपी हो गया, एमपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये समर्थन करते हैं इसका। ठीक है, ये क्या कहती है भारतीय जनसंघ पार्टी, इसकी विचारधारा क्या है कि पाकिस्तान को भारत में मिलाओ और एक अखंड भारत बढ़ाओ, हिंदी को राजभाषा घोषित करो, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करो, एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति को अपनाओ। ये इसी पार्टी की विचारधारा, जनसंघ पार्टी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण सबको पता दोस्तों, पता है कि नहीं बनी? देखिएगा, याद ना प्यारे मित्रों, मैं तो कहता हूं याद कर लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। याद रखना, इनका भाषण है दोस्तों इंपॉर्टेंट। मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट करें, मानवाधिकार, जो मानव को अधिकार दिए गए वो मानवाधिकार हैं, यानी वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। देखो मानवाधिकार मोस्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार का अर्थ पूछा जा सकता है, तो वे अधिकार जिसमें किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही जो मिल जाते हैं अधिकार, वो मानव, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये मानवाधिकार है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा स्थापित करना। ठीक है, तो ये इसमें आप लिख सकते हैं मानवाधिकार में, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, ये याद रखना दोस्तों। मैं थोड़ा लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आगे देखिएगा। साप्टा का पूरा नाम लिखिएगा, साप्टा। ठीक है, साप्टा तो आपको पता होगा दोस्तों, यहां पर साप्टा को देखो पूरा नाम आप लिख सकते हैं, दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, ये आप साप्टा का पूरा नाम लिख देना हिंदी में, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, याद रखना दोस्तों। देखिएगा, बाकी बात करें तो ये कब लाया गया था साप्टा? साप्टा कब लाया गया था? तो ये साप्टा लाया गया था 2002 में। कब लाया गया था साप्टा? लाया गया था 2002 में। साप्टा कब लाया गया? 2002 में लाया गया था। उसी प्रकार से इस पर हस्ताक्षर कब हुए? इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 2004 में हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? 2004 में। कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 को। 1 जनवरी 2006 को साप्टा को लागू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है वो 2007 तक कम कर दिया जाएगा। यही प्रमुख इसका जो है लक्ष्य या उद्देश्य था। ठीक है, साप्टा का। आगे देखो शिमला समझौता। कौन सा? शिमला समझौता। कब हुआ था शिमला समझौता? अच्छा ध्यान रखना अच्छे से, 3 जुलाई 1972। ठीक है, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौते के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। कौन है दोस्तों? इंदिरा गांधी जी। उसी प्रकार से इधर पाकिस्तान की बात करें, किस किस के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। भारत प्लस पाकिस्तान, इन दोनों के बीच। पाकिस्तान के नेता कौन थे भाई? पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रखना आप सभी। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो थे पाकिस्तानी। चलो ये बात आगे याद, आगे याद। चलो आगे देखिएगा। आगे देखो ताशकंद समझौता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताशकंद कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता। किस किस के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ये ताशकंद समझौता जो है वो कहां हुआ था? तो ये ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान में। कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान। याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान में हुआ था ताशकंद समझौता। और बात करें तो इसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी 11 जनवरी, 11 कब हुआ था समझौता? 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, ताशकंद समझौते के दिन बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। याद रखेंगे ताशकंद समझौता में दोस्तों आप सभी कि भाई ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री तो कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। तो भारत के कौन थे भाई? भारत के तो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी हो गया। उसी प्रकार से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कौन थे? अयूब खान। कौन थे प्यारे मित्रों? अयूब खान। ध्यान रखना, अयूब खान। तो ये याद रखना मेन पॉइंट। आगे बात समझ में कि था आ रही ना बात समझ में? चलो फरका समझौता, सभी को पता है फरका समझौता भारत और बांग्लादेश। किस किस के मध्य? भारत और बांग्लादेश के बीच फरका समझौता हुआ था, फरका समझौता। और इसमें क्या है दोस्तों आपको याद रखना है, कब हुआ था? ये 1996 में हुआ था। किस नदी को लेकर हुआ था? ये गंगा नदी को लेकर हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। चलो ये बात आगे समझ में। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है सिंधु जल संधि है। ये क्या है दोस्तों? सिंधु जल संधि। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बस देखो सिंधु जल संधि है। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, किस किस के मध्य हुई? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी सिंधु जल संधि। अब ये संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई, किसने करवाई थी? तो विश्व बैंक ने करवाई थी। किसने करवाई थी? विश्व बैंक ने करवाई थी। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। कहाँ है? वाशिंगटन, अमेरिका के अंदर है। ये याद रख लो बस। आगे देखो डबल स्टार लगा रखा है, मोस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि द्वितीय विश्व युद्ध खालिस्तान यानी 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, आगे देखो अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेंटागन है। कहाँ है? पेंटागन। याद रखेंगे दोस्तों, पेंटागन हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना
चलो, मणिपुर भारत का पहला, यहाँ पर खालिस्तान में कर दिया, मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहाँ सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। कब? जून 1948 में। कब हुआ था? जून 1948 में हुआ था। ठीक है। दक्षिणपंथी विचारधारा, दक्षिण बाजार मूलक, यहाँ पर करना है आपको बाजार मूलक। क्या करना है? बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति पर जोर देती है। ये क्वेश्चन देख लो फटाफट जल्दी से। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आया है? हरित क्रांति। क्या पूछा है? हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो डायरेक्ट कर दो गेहूं। गेहूं का जो है वो सर्वाधिक विकास हुआ है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान। किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने अपनाई थी। चीन ने, ठीक है, खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? 1978 में। याद रखेंगे, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओपन डोर की नीति भी कहते हैं। ओपन डोर की नीति कब अपनाई थी? चीन ने 1978 में। बर्लिन की दीवार से संबंधित क्वेश्चन आ गया। देखो, फुल एक्सप्लेन करते हैं सड़क पकड़कर, देखिएगा। याद रखेंगे दोस्तों, बर्लिन की दीवार, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा प्यारे मित्रों। क्या बन जाएगा? बर्लिन की दीवार का निर्माण, अरे हाँ 1961 में निर्माण हुआ था। ठीक है, निर्माण कब हुआ था? 1961 में हुआ था बर्लिन की दीवार का निर्माण। कब गिराई गई थी? 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। ठीक है, 1989 में गिराई गई थी। अरे 8 है, 8 9। ठीक है, चलो, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तो शीत युद्ध का प्रतीक है। बर्लिन शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है? 28 वर्षों तक ये खड़ी रही थी, आपको पता है। लंबाई इसकी 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर। और बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। याद रखेंगे। चलो, ये हो गया। आगे देखो, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 की बात होती है भाई। 1962 इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख डायलॉग है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे आप सभी। आंध्र प्रदेश करना है आपको। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने देशी रजवाड़े थे या रियासतें थी? तो प्रमुख रजवाड़ों या रियासतों की बात करें तो वो 565 रजवाड़े थे, रियासतें थी। चलो, ये हो गया। नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन आ गया। देखो दोस्तों, नीति आयोग, जल्दी से बताओ। देखो, इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऐसे पूछा तो पीएम होते हैं। पीएम वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उसी प्रकार से नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। कौन सा आयोग था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, योजना आयोग के बाद में नीति आयोग आया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, वे अरविंद पनगड़िया जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों उपाध्यक्ष है दोस्तों। उपाध्यक्ष वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया थे, ध्यान रखें। चलो, ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे देखो, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखो, प्रश्न पूछा जाएगा चुनाव आयोग कब बना था? चुनाव आयोग कब बना था? चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग बना था 1950 में। कब बना था? 1950 में। अभी मैंने बात की थी कि चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, याद रखना, चुनाव आयुक्त। तो पहला फर्स्ट चुनाव कब हुआ था? फर्स्ट चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। सेकंड चुनाव कब हुआ था? 1957 में हुआ था। और फिर थर्ड चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1962 में। पहले चुनाव में 364 सीटें हासिल करी, आपको पता है। फिर 371 सीटें हासिल करती है कांग्रेस। फिर 300 आपके कितनी 61 सीटें हासिल करती है। तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। केरल मॉडल किसे कहा गया? तो केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल चलाया गया, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल चलाया गया, नियोजन के लिए, उसे कहा गया था केरल मॉडल। याद रखेंगे। चलो, WTO की बात कर लेते हैं। WTO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो गई वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। क्या है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन कर देना आप सभी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। किसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। किसका उत्तराधिकारी है ये? GATT, गेट का उत्तराधिकारी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टेरिफ का उत्तराधिकारी है। चलो, ये हो गया दोस्तों। मेरी बात सुनो कान खोल के, दोस्तों याद करने सब प्रश्न। तो ये क्वेश्चन हो गए। बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी? देखो, बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार जो है सरकार औद्योगिक, ठीक है, सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक, ठीक है, आर्थिक निवेश, ठीक है, सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में क्या उठाए? क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ये किसकी मंशा थी? ये थी आपके बॉम्बे प्लान की, कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। वैसे बॉम्बे प्लान क्या है? तो 1944 में क्या होता है दोस्तों? उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट होता है। ग्रुप एकजुट होकर नियोजित अर्थव्यवस्था चलाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था? नियोजित अर्थव्यवस्था। और एक बिल पास करता है, एक प्रस्ताव पास करता है, जिसे कहा गया था बॉम्बे प्लान। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाने वाली
एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को नाम पूछे है तो कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे ह्यूमन राइट वॉच हो गई, ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है, ये मानवाधिकार के लिए काम करता है, ठीक है। एक है आपके सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, याद रखेंगे। तो ये प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। आ रही ना बात समझ में, थारे आ रही कि नहीं आ रही है? हमारी बात सुनो दोस्तों, अब रात को मुझे बज रहे हैं 12:30, कितने बज रहे हैं? 12:30, ठीक है। विश्वास नहीं हुए तो हमारे मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, फिक्स 12 बजे, 12:25 हुए, 25 मिनट, ठीक है। लेकिन थकली वीडियो बना रही हूँ, अरे हमारा डिजिटल बोर्ड के कई बजे तो 12। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, आगे देखो दोस्तों, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो प्यारे मित्रों याद रहना दोस्तों, भारतीय संविधान इस पर हस्ताक्षर हुए 24 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे आप सभी। 24 जनवरी को 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ? अंगीकृत बढ़कर कब तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हुआ था। लागू कब होता है? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950, याद रखेंगे। चलो ये बात होगी। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद। प्यारे मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम पूछे हैं। ये है आपकी सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल इसमें है 15 सदस्य। कितने हैं? 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में, जिसमें बात करें तो 5 तो है आपके स्थायी सदस्य और 10 हैं अस्थायी सदस्य। ये 10 अस्थायी सदस्य ये प्रति 2 वर्ष के लिए आम सभा द्वारा चुने जाते हैं, और ये 5 स्थायी सदस्य है ABCFR, ठीक है, ABCFR, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस, आर से रूस। 5 देश दोस्तों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, वीटो पावर मतलब विशेष अधिकार मिला हुआ इन 5 देशों को, याद रखेंगे। जैसे अमेरिका को सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया? सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया था रूस ने, 122 बार, और सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किया था चीन ने। कितनी बार किया था? 11 बार किया था, 11 बार, ठीक है। बाकी अमेरिका ने 82 बार किया था, ब्रिटेन ने 32 बार किया था, चीन ने 11 बार किया, फ्रांस ने 18 बार किया, और रूस ने 122 बार किया। सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल रूस ने किया और सबसे कम चीन ने किया। चलो ये होगी ना बात, समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही ना बात समझ में? आ रही। मुकाय की तरह धुआंधार चालू, धुआंधार। देखो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है आपके ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है, आपको दोस्तों पता होगा कौन सा शहर है? रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, ये शहर है आपका। और पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम है रियो सम्मेलन। क्या नाम है दोस्तों? रियो सम्मेलन, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें दोस्तों आपको याद रखना 170 देश थे और हजारों स्वयंसेवी संगठन थे, ठीक है। रियो सम्मेलन, इसका पृथ्वी सम्मेलन भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान संयुक्त 193 सदस्य है। कितने हैं? 193। भारत द्वारा प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो यह किया गया था 18 मई 1974 को, ठीक है, 18 मई 1974 को। फिर दूसरा परमाणु परीक्षण 1991 में किया था पोखरण जैसलमेर के अंदर। आगे देखो, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली इंपॉर्टेंट है। आसियान शैली तो आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित एवं कामकाज की शैली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कि आसियान, देखिए लिखना परिभाषा कि आसियान, ठीक है, आसियान देशों की अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, आसियान देशों के अनौपचारिक एवं टकराव रहित मतलब सहयोगात्मक, ठीक है, टकराव रहित कामकाज की जो शैली है, कामकाज, ठीक है, कामकाज की शैली को क्या कहा जाता है? आसियान शैली कहा जाता है। कि आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। देखो नाटो क्या है? तो नाटो अमेरिका का सैन्य संगठन है। क्या है? नाटो अमेरिका का सैन्य संगठन है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी, देखो NATO, नाटो है ना दोस्तों, नाटो हमेशा के लिए नाटो। देखो याद रखना दोस्तों, N से नॉर्थ, A से अटलांटिक, T से ट्रेटी, O से ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य था एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर किसी एक पर हमला हो जाएगा तो सभी सदस्य मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। चलो आगे देख लीजिएगा। आगे चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में हुई ना। कहां से हुई दोस्तों? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई रे दोस्तों? उत्तराखंड से हुई थी या आंध्र प्रदेश से हुई? चिपको आंदोलन, चिपकना, आंध्र प्रदेश का एक नेल्लोर जिला, गुंटूर। चिपको आंदोलन का अर्थ होता है चिपकना। इसकी शांति सेना किस पड़ोसी देश के अनुरोध पर भारत द्वारा भेजी गई? तो ये आपको करना है यहाँ पर श्रीलंका। किसके सहयोग से? श्रीलंका, याद रख लेना आप सभी। देखो आपको इसका क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन पर। भारत का 22वां राज्य याद ना आप सिक्किम है। क्या करना आपको? भारत का 22वां राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य, सिक्किम। आगे देखिएगा, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस राज्य को स्वीकार किया गया है? तो प्यारे मित्रों याद रखना, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था रूस, ठीक है। और रूस के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बोरिस येल्सिन, याद रखेंगे,
ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने हमला किया था। कब किया था? यह किया था 11 सितंबर 2001 को। कब किया था? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं कि आसियान शैली की स्थापना कब हुई थी, आसियान शैली की स्थापना या आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में, याद रखेंगे। देखो 7 पार्टी अलायंस, या फिर हम कह सकते हैं 7 पार्टी अलायंस या 7 दलों का गठबंधन, ठीक है, 7 दलों का गठबंधन, याद रखेंगे, 7 दलों का गठबंधन। किससे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, किससे संबंधित है 7 दलों का गठबंधन? 7 पार्टी अलायंस, ये आपके नेपाल से, किससे संबंधित है? नेपाल से, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया। चलो इसके बारे में उधेड़ देते, इसको पूरी बात है उधेड़ देते। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो पहली बात, स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। बात आगे समझ में? चलो आगे आगे बात करें तो इसमें सदस्य की बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 193 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। बात करें इसमें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है भाई न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ये इसका मुख्यालय। चलो ये बात भी आगे समझ में। आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके प्रमुख 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद है। इसके अलावा बात करें सचिवालय है, सचिवालय, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है। बात करें महासभा है, महासभा, ठीक है, महासभा, महासभा है। आर्थिक सामाजिक परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। इसके अलावा बात करें तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और न्यायसिता परिषद है। कौन सा अंग है? न्यायसिता, न्यायसिता परिषद। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसके प्रमुख 6 अंग माने गए हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के। आगे बात समझ में, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका भारत सदस्य कब बनता है? तो भारत इसका सदस्य बनता है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य बनता है, ठीक है। प्यारे मित्रों याद रखना किसका उत्तराधिकारी है ये संयुक्त राष्ट्र संघ? उत्तराधिकारी किसका है? तो ये उत्तराधिकारी है लीग ऑफ नेशन का। किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिए भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ भाई? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग तो 1953 में, ठीक है, 1953 करना है यहाँ पर आपको। देखो 1953, कई दोस्त कर ही नहीं पाएंगे। 1953 कब पास किया गया? इसे पास कब किया गया? तो इसे लागू कब किया गया था? 1956 में। और इस आयोग में मान लिया गया कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। और इस प्रकार से भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश। देखो कुछ राज्य है वो आप याद कर लेना, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहाँ से। 1960 में आपको पता है गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कब बने थे? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने थे 1960 में। आपको यह भी याद रखना है कि 1960 में ये बने थे। 1966 में पंजाब से अलग करके 2 राज्य बने थे, एक तो बना था हरियाणा और एक बना था आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये भी याद रखें। 2000 ईस्वी में बात करें, 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, झारखंड, इसके अलावा उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ये राज्य बने थे आपके 2000 ईस्वी में। आपको और क्या याद रखना? आपको ये भी याद रखना जैसे 1963 में बात करें तो 1963 में आपको बना था नागालैंड राज्य। कौन सा बना था? नागालैंड राज्य बना था, ठीक है। 1972 की बात करें तो 1972 में असम से अलग करके कौन सा राज्य बना था? असम से अलग करके मेघालय राज्य बना था। कौन सा बना था? मेघालय राज्य। उसी प्रकार से दोस्तों आगे बात करता हूं मैं इसी में, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 2000 हो गए आपके। 1987 में बात करें तो 1987 में याद रखना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बने थे? 1987 में, ठीक है। चलो ये बात होगी। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? तेलंगाना राज्य बनाया गया था। ये याद कर लो, मेन पॉइंट, ठीक है। चलो तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, याद रखेंगे। लेकिन लागू किया गया था, इसे पास किया गया था कब? 1956 में, ठीक है, याद रखेंगे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे और भारत में चुनाव आयोग बना था 1950 में, ठीक है। चलो याद रखना है। आगे देखिएगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन, याद रखना आप सभी को, वर्गीज कुरियन। नामदेव डसाल ने अपनी कविता के अंदर सूरजमुखी, आशीषों वाला, देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी, आशीषों वाला फकीर जो है वो किसे कहा है? फकीर। देखो मैं आपको प्रश्न सहित बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना। आप सभी मेहनत नहीं करो तो मैं क्या करूँ, पर आपको करना है भीमराव अम्बेडकर। क्या करना है? भीमराव अम्बेडकर को कहा है दोस्तों, याद रखना आप सभी, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। कि नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी, आशीषों वाला फकीर किसे कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा है, ठीक है। शाह आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो शाह, देखो आपको याद ना है कि जनता पार्टी ने 1977 में जो है आपातकाल की जांच हेतु, ठीक है, आपातकाल की जांच हेतु जो है कौन सा आयोग बनाया था? शाह जांच आयोग बनाया था, याद रखेंगे, ठीक है।
आपको याद रखना दोस्तों, 7 जांच आयोग आपातकाल की जांच हेतु आपातकाल द्वारा प्रमुख जो आपातकाल के समय उस समय की गई ज्यादतियों की जांच करने के लिए जो है ये बनाया गया था 7 जांच आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं JC शाह। कौन है? JC शाह, याद रखना JC शाह। चलो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, फटाफट जो है आप जो है देखते रहे, क्लास का आनंद उठाते रहे, मौज मस्ती करते रहे। WSF क्या है? WSF तो याद रखेंगे WSF, देखिएगा WSF मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम, याद रखेंगे वर्ल्ड सोशल फोरम। ये इसकी क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई। क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई। अब बात करें तो इसकी जो पहली बैठक होती है वो 2001 में होती है। याद, तीनों बैठक ब्राजील में होती है। कहाँ होती है? ब्राजील के अंदर होती है। तो आखिर है क्या WSF क्या है? हम कह रहे हैं WSF, तो WSF नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक सभा है। नागरिक समाज संगठनों की क्या है? एक वार्षिक सभा है, याद रखेंगे। ठीक है, WSF क्या है? तो नागरिक समाजों के एक वार्षिक जो है सभा है दोस्तों, याद रखना। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की थी। किसने की थी भाई? कांसीराम ने की थी। किसने की थी? कांसीराम, याद रखेंगे। कांसीराम ने जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। मैं फर्स्ट चल रहा हूं दोस्तों, आप ऐसे कह रहे हैं कि भाई आप उदास नहीं हूं मैं, क्योंकि अब मुझे क्या है, अब रात के मुझे बहुत टाइम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब सब सो रखे, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जोर जोर से मेरा मुंह दर्द करने लग गया। आप सभी दोस्तों ठीक है, आनंद उठाना, क्लास का थोड़ा मजाक नहीं हो रही है मेरे से। अब मैं खुश, बाकी लाइव क्लास में मजा लूंगा, आपके बड़े बड़े प्रश्न लूंगा। ये तो छोटे छोटे और क्वेश्चन है अपने आएगी, और क्लास टेंशन मत लो आप सभी। फुफाड़ी बुला देंगे, फुफाड़ी पेफूक। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? बॉम्बे प्लान तो याद ना, बॉम्बे प्लान 1944 में क्या होता है? उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट होता है और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाता है। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए क्या पेश करता है? एक बिल या प्रस्ताव, जिसे कहा गया था बॉम्बे प्लान। भारत के प्रथम 3 चुनाव में देखेगा, पहले चुनाव आयोग कब बना था? चुनाव आयोग 1950 में बना था। अब पहले चुनाव में कितने, आपको पता होगा पहला चुनाव कब हुआ था? फर्स्ट चुनाव जो है आपका कब हुआ था? 1952 में। सेकंड चुनाव कब हुआ था? सेकंड चुनाव हुआ था 1957 में। और थर्ड चुनाव हुआ था कब हुआ था? थर्ड हुआ था 1962 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले चुनाव में देखो 364 सीटें हासिल मिली, दूसरे में 371 सीटें कांग्रेस ने और 361 सीटें। इस प्रकार से तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता है। मानवता की साझी विरासत में आप देखेंगे तो मानवता की साझी विरासत में क्या है दोस्तों? इसमें जैसे अंटार्कटिका है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें अंटार्कटिका है, ठीक है, समुद्री सतह, इसके अलावा वायुमंडल, ये इसी में सम्मिलित है दोस्तों, याद रखेंगे मानवता के साझी विरासत में। जैविक हथियार संधि कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी जैविक हथियार संधि, यानी BWC जो है कब हुई थी? 1972 में हुई थी, जिस पर 155 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। एक आपके पूछी जाती है CWC, जिसे हम कहते हैं रासायनिक हथियार संधि। कब हुई थी रासायनिक हथियार संधि? तो रासायनिक हथियार संधि हुई थी आपके 1992 में। ठीक है, जिसमें 181 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के पक्ष पूछे हैं। तो सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष है। एक तो है आपके सामने मानवता की सुरक्षा, ठीक है, मानवता की सुरक्षा हो गई, और संपूर्ण विश्व की सुरक्षा। एक आपका धारणा संपूर्ण विश्व की सुरक्षा, ये क्या है? ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के पक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, और ये हेग आपके नीदरलैंड में स्थित है, याद रखेंगे। दक्षेस की स्थापना, दक्षेस का दूसरा नाम है सार्क। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं सार्क, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और इसका मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, याद रखेंगे, ये इसका मुख्यालय है। पूरा नाम क्या है इसका? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बाकी मैं हिंदी में इंग्लिश में बात करूं तो सार्क देखिएगा, सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद रखना आप सभी। देखो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 8 सदस्य होते हैं, जैसे भारत है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है। ये देखिएगा, ये हो गया हमारे सामने। वर्तमान विश्व में एकमात्र महाशक्ति है अमेरिका। ध्यान आप सभी, अमेरिका जो एकमात्र महाशक्ति है। देशी रियासतों के एकीकरण में भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, याद, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो है उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे दोस्तों, याद रखना। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत में नियोजन की प्रक्रिया कहां से ली गई? USSR से ली गई, सोवियत संघ रूस से। ठीक है, समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन है? तो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो जयप्रकाश नारायण ने, ध्यान रखना आप सभी, ये समग्र क्रांति के प्रतिपादित हैं। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये थी आपके आज की क्लास दोस्तों, बुलेट क्लास। बुलेट की जाने चालू नहीं चालू बताओ? आज चालू बुलेट कितने दोस्तों? मजाक नहीं करिए आज, लेकिन आज अच्छे से पढ़ाई हुई आपने। ठीक है, आप सभी ज़्यादा संख्या में जुड़ना। मैं ये तो करवा दिए, अब बाकी छोटे क्वेश्चन के जो क्लासेस चलेगी वो लाइव में चलेंगे। ठीक है, अब सिर्फ बड़े क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने पूरी किताबों को निचोड़ दिया अच्छे से, एक और मुझे पता है दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है।
मैं आपको लाइव में करवा दूंगा और बाकी दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन जो है डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आप सभी इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखना। आप सभी लाइक कर दो दोस्तों, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगे, लाइक तो कर दो, ठोक दो एक दाग, मेहनत की आपके लिए तो लाइक कर दो, लाइक में क्या है। चलो दोस्तों मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी क्लास बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।